Tucker, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel. कैसी चल रही है तैयारी? हाय, हेलो 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 एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या वीडियो ऑडियो सब ठीक है? सुनाई दे रहा है सबको? जय श्री राम पिंकी। अब यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। आई डोंट नो, अगर बीच में कनेक्शन उड़ जाए तो उसके लिए पहले से ही खेद है। आपको आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। लाइक इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हियर। ठीक है। बारिश तेज हो रहा है ना? इको का पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड आएगा, डिफिकल्ट आएगा, डिफिकल्ट इन द सेंस स्टैंडर्ड आएगा। ठीक है। हाय कमला दांगी। चले क्लास स्टार्ट करें। वी हैव अ लॉट टू कवर अप टुडे। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट ऑफ विथ मनी एंड देन फॉलोड बाय द रिमेनिंग चैप्टर्स। तो आ जाइए, झटपट पटापट से शुरू करते हैं। नाउ वेरी इजी ऑफ अ चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग मिला के कुल वी आर एक्सपेक्टिंग 6 मार्क ऑफ योर क्वेश्चन। 5 to 6 मार्क रफली शुड बी देयर ऑन योर पेपर। बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बट देन फंक्शंस ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई एज वेल। Sir, would you recommend to go through your notes after your revision lecture? You definitely should go through my notes only. Frank textbook से आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत आपको टाइम लगेगा। The topics which are written in Frank is very cluttered here and there. आपको समझ नहीं आएगा कौन सा पोर्शन लिखना है, कितना लिखना है, what are the keywords. That is why my notes are the best and of top notch quality. You can I can vouch for that and you can take an assurance for that. ठीक है। चलो स्टार्ट करें। टू बिगिन विद, सबसे पहले मनी का रिक्वायरमेंट पड़ता क्यों है ट्रेडिंग करने के लिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले किस टाइप का ट्रेड होता था? बार्टर ट्रेड होता था, जहां पे गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स इटसेल्फ। एंड बार्टर को C2C इकोनॉमी बोला जाता था, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, जहां पे एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के लिए एक्सचेंज हुआ करता था। However, barter system was a complete failure because of its some limitation। जैसे सबसे पहला था lack of double coincidence of want। बार्टर सिस्टम में कोई भी गुड को ट्रेड करने के लिए सामने वाला का भी इच्छा, विलिंगनेस होना चाहिए वही गुड को ट्रेड करने के लिए, विच वॉज अ रेयर फिनोमिनन। सपोजिटली मेरे पास वीट है, मुझे वीट के अगेंस्ट में राइस चाहिए, सामने वाला के पास राइस है लेकिन उसको वीट नहीं चाहिए, उसको बाजरा चाहिए, तो वहां पे बार्टर सिस्टम वॉज अ कंप्लीट फेलियर। दैट वॉज योर फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम वॉज दैट सेकेंड लिमिटेशन वॉज दैट नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब बार्टर सिस्टम में आप गुड्स को मेजर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? सो एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी, आज मनी इकोनॉमी में जैसे हम लोग गुड्स का वैल्यू को प्राइस के टर्म्स में तोलते हैं, डिमांड सप्लाई को कंबाइन करके, क्या एग्जैक्टली बोला जा सकता था बार्टर सिस्टम में कि 1 kg ऑफ व्हीट का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 kg ऑफ राइस? द आंसर इज नो। बार्टर सिस्टम में ट्रेडिंग हो जाता था ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। दैट इज व्हाई बार्टर सिस्टम वाज अ कंप्लीट फेलियर। थर्ड वाज इनडिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम। दैट मींस दैट द गुड्स वर सच दैट इट कुड नॉट बी डिवाइडेड। सपोजिटली यहाँ पे इमेज में काउ दिया गया है या एग दिया गया है, आप आधा अंडा या आधा गाय को कैसे दोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल।
सो जब गुड्स इनडिविजिबल हो जाते थे वहां पे भी बार्टर ट्रेडिंग करना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता था। एट द सेम टाइम बार्टर सिस्टम में गुड्स ही आपका वेल्थ है एंड गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, तो आप उसको फ्यूचर डेट के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते थे। बिसाइड स्टोरेज के लिए आपको स्पेस का रिक्वायरमेंट होता तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता। दैट इज वाई बार्टर सिस्टम वॉज अ फेलियर। एट द सेम टाइम डिफिकल्टी इन द फ्यूचर पेमेंट, आज बहुत सारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है मॉडर्न इकोनॉमी में जो कि बार्टर सिस्टम में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है गुड्स स्पॉइल हो जाए आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज वाई फ्यूचर ट्रांजैक्शन में या डेफर्ड पेमेंट में घुसना वॉज नॉट पॉसिबल। एंड लिमिटेड स्पेशलाइजेशन ऑफ डिविजन ऑफ लेबर का मतलब हुआ कि आज मॉडर्न इकोनॉमी में कोई भी लेबर का डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, उसका वेजेस को डिसाइड किया जाता है। बार्टर सिस्टम में जब आप मान लो किसी को रिवॉर्ड के टर्म्स में फूड ग्रेन दे रहे हो या कोई कमोडिटी दे रहे हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये स्किल्ड है तो इसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ये सेमी स्किल्ड है इसको कम है, ये अनस्किल्ड है तो उसको ज्यादा कम रिक्वायरमेंट है। भूख तो एक जैसा है, चाहे स्किल्ड वर्कर हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो। तो वहां पे स्पेशलाइजेशन ऑफ डिविजन ऑफ लेबर का एडवांटेज उठाना, कॉस्ट को डिसाइड करना इन टर्म्स ऑफ गुड्स प्रॉब्लमैटिक था, या रिवॉर्ड्स को डिसाइड करना प्रॉब्लमैटिक था। ठीक है, इसीलिए बार्टर सिस्टम वाज अ टोटल फेलियर। उसके बदले कुछ ऐसा चीज चाहिए था जो कि हर कोई एक्सेप्ट कर ले। समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल मींस नोबडी डिनाइज इट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी काइंड, एंड दैट इज व्हाई वहां पे मनी का एडवेंट हुआ। सो दैट इज व्हाई मनी का मीनिंग में हम लोग लिखते हैं मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एंड एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि अगर आपको ट्रेड करना है, बाइंग सेलिंग करना है, तो मनी इज दैट कॉमन थिंग which is to be used as a zaria for payment of any kind and nobody will deny it. So it solves the problems and difficulties which were involved in barter system. At the same time money का कुछ और additional benefit ये है, क्योंकि money के लिए पैरामीटर्स जैसे रुपी हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ये सब हम लोग सिलेक्ट करते हैं, बोल के किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है बाय कंबाइनिंग डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जितना डिमांड है, जितना सप्लाई है, उसके हिसाब से हमें एक इक्विलिब्रियम मिलेगा, एक क्वालिटी मिलेगा, उसी प्राइस को हम लोग सेट कर देते हैं। तो ये मनी के होने की वजह से करना पॉसिबल है। एंड एट द सेम टाइम मनी को आप स्टोर भी कर सकते हो, चाहे आप मनी को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करो या फिर आप मनी को मनी एट कॉल, प्लीज ये कीवर्ड को याद रखेगा, मनी एट कॉल या नियर मनी बोला जाता है, NEAR, नियर मनी। ये वो है जो हाईली लिक्विडेबल एसेट होते हैं। यानी जैसा कि आपने मनी को अगर बैंक में रख दिया और आप चेक्स का इस्तेमाल करें, या फिर मनी को आपने डिजिटल वॉलेट में रख दिया, या मनी को आपने गोल्ड में कन्वर्ट करके रख दिया, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है एसेट्स में मनी को स्टोर करने का, जिसको आपको जब मन हो तब आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो। सो मनी सर्व्स एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एज वेल। ठीक है, सो फीचर्स का अगर बात करें तो मनी समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, हर कोई एक्सेप्ट करेगा। इट हैज जनरल परचेजिंग पावर, मतलब whichever goods and services you want to purchase, you can do it with the help of money, and it is accepted, it is something which is legal tender and is accepted by everyone because government has announced it as a legal instrument which is bound to be accepted by people. So it is government who is backing up the money. ठीक है, आ गया समझ में क्या होता है? Shall we proceed? आगे बढ़े। चलो, मूविंग अहेड, कमिंग टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी। मेटालिक मनी क्या होता है? मेटालिक मनी को टोकन मनी बोलते हैं, यानी कॉइन्स बोलते हैं। दो की टर्म आपको पता होना चाहिए मेटालिक मनी और पेपर मनी को एक्सप्लेन करते वक्त। वहां चालू है क्या? वॉल्यूम कम करो, हमको भी आवाज आ रहा है। मेटालिक मनी या टोकन मनी, जिसमें आपको दो कीवर्ड पता होना चाहिए, फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज वैल्यू। यानी सपोजिटली, डू यू हैव अ नोट और समथिंग? अगर मैं फेस वैल्यू का बात करूं, जस्ट वन सेकेंड, अगर मैं फेस वैल्यू का बात करूं, फेस वैल्यू को हम लोग एक्सचेंज वैल्यू बोलते हैं और इंट्रिंसिक को उसका मेटालिक बोलते हैं। जैसे पेपर करेंसी आप ले लीजिए, 200 रुपीज नोट, इसका फेस वैल्यू 200 है, मतलब इसको एक्सचेंज करके इसके बदले मेरे को 200 रुपए का सामान मिल जाएगा। लेकिन इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक यानी कि इसका जो पेपर वैल्यू होगा या इसका कोई कॉइन हुआ उसका मेटालिक वैल्यू जो होगा, यानी जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आएगा उस मनी को बनाने का, वो बहुत ज्यादा कम होगा। सो बी इट टोकन मनी और बी इट पेपर मनी, दोनों के ही केस में जो फेस वैल्यू है दैट इज ग्रेटर दैन द इंट्रिंसिक और द मेटालिक वैल्यू। आई होप आई एम क्लियर, बट जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, 1 रुपी कॉइन जो होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है उसका फेस वैल्यू से।
क्योंकि 1 रुपी कॉइन का मिंटिंग चार्जेस कुछ 1 रुपी 12 पैसे या 14 पैसे ऐसा कुछ चार्जेस आता है। तो उसका मेटल वैल्यू इज मोर देन दी एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू 1 रुपी है, बट प्रोडक्शन वैल्यू 1 रुपी 14 पैसे या 12 पैसे समथिंग कुछ है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो मेटालिक मनी हो गया, पेपर मनी भी आपको समझा दिया, करेंसी नोट्स वगैरह वगैरह। उसके बाद आते कन्वर्टेबल मनी। देखिए पहले क्या होता था कि हर कंट्री के लिए मनी प्रिंट करते समय गोल्ड को एज अ रिजर्व रखना, एज अ बैकअप रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हम लोग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी कभी भी प्रिंट नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन आ जाएगा उससे। ऐसा क्यों नहीं है कि आरबीआई के पास अगर पावर है करेंसी इशू करने का तो आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके रातों रात सबको करोड़पति बना दे। द सिंपल लॉजिक इज कि एक इकोनॉमी के अंदर उतना ही पैसा होना चाहिए जितना वर्थ का गुड्स एंड सर्विसेज है, क्योंकि हाउस होल्ड ने अगर कॉन्ट्रीब्यूट किया है प्रोडक्शन में तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर ही उतना होना चाहिए जितना वर्थ का गुड्स एंड सर्विसेज है। उससे ज्यादा मनी अगर सर्कुलेट करेगा, जिसकी वजह से अगर ब्लैक मनी वगैरह या अनअकाउंटेबल मनी होता है, काउंटरफीट करेंसी होता है, काउंटरफीट यानी डुप्लीकेट करेंसी होता है, तो वो इन्फ्लेशन का कारण बनता है, क्योंकि लोग उसको स्पेंड करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन उतना का तो गुड्स एंड सर्विसेज है नहीं, तो एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज का ही प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट ब्रिंग्स इन इन्फ्लेशन। सो इसीलिए इनिशियल डेज में मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करना वाज अ कंपल्शन, बट देन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन देखा गया कि गोल्ड इज समथिंग विच इज अ लिमिटेड रिसोर्स, हम लोग बार बार गोल्ड को एज अ रिजर्व नहीं रख सकते, बोल के ये कन्वर्टेबिलिटी को हटा दिया गया। एंड देन उसके बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया कि मनी को फॉरेन करेंसी के टर्म्स में एज अ रिजर्व रखा जाएगा। मतलब फॉरेन करेंसी यानी डॉलर को मनी के अगेंस्ट में एज अ रिजर्व हर कंट्री मेंटेन करके रखेगा। दैट इज आपका इनकन्वर्टेबल मनी, एंड गोल्ड में जब कन्वर्ट होता था दैट वाज आपका कन्वर्टेबल मनी। आई होप दैट इज क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी, दैट इज फियाट मनी एंड डिपॉजिट मनी। फियाट क्या होता है? अगर आप किसी भी नोट को देखो, एक बार नोट दिखाना वापस से, अगर किसी भी आप नोट को देखो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे नोट में एक प्लेज लिखा रहता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो यहाँ लिखा है आई प्रोमिस टू पे बेरर द सम ऑफ 200 रुपीज। ये जो लेजेंड या ये जो प्लेज लिखा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इसको बैकअप कर रहा है। ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट वी आर यूजिंग इट एज मनी। सो फियाट मनी का मतलब ही हुआ लीगल टेंडर। इट इज लीगली सैंक्शनड एंड बैक्ड अप बाय गवर्नमेंट। एवरीबडी इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी काइंड बिकॉज गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट एज मनी। कल अगर गवर्नमेंट बोल देता है कि पत्थर मनी, तो सब पत्थर कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो फियाट मनी इज द मनी व्हिच इज इशूड ऑन द फियाट। फियाट का मतलब हो गया ऑर्डर of the government. That is why money serves as a legal tender. It is bound to be accepted by people and for purchases and sales of any kind. Talking about deposit money या बैंक मनी, वो पैसा जो हम लोग बैंक में रखते हैं on the basis of which we draw checks, यानी फंड को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग चेक देते हैं। अब तो खैर बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग, अब यूपीआई, डिजिटल वॉलेट, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग बैंक मनी बोलते हैं या डिपॉजिट मनी बोलते हैं। ठीक है, कमिंग टू लीगल टेंडर के भी दो टाइप्स हुआ करते थे या होते हैं आज भी। रेंट पे वगैरह किस चैप्टर में है? थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम में बेटा। ठीक है, हाँ, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर बेसिकली इंडिया में कॉइन्स है अप टू 1000 रुपीज। पहले वो 25 रुपए तक था, अब उसको 1000 कर दिया गया है। अप टू 1000 रुपीज जितने भी कॉइन्स है, चाहे वो पैसे पैसे कॉइन्स तो खैर अब चलता भी नहीं है, 25 पैसा 50 पैसा भी नहीं चलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 रुपी एंड अबव। सामने वाला को अगर आप 1 रुपए का सिक्का देते हो तो वो 1000 रुपए तक यानी 1000 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके एक्सेप्ट कर सकता है, beyond which the person can deny you to accept that denomination, that is that category of money as a payment. Remember, I'm saying denomination, I'm not saying demonetization. Don't get them confused. Denomination is category, demonetization is basically जब आप किसी भी करेंसी, चाहे वो कॉइन हो या चाहे वो आपका पेपर करेंसी हो, उसका लीगल टेंडर को जब आप विड्रॉ कर लेते हो उसको डीमोनेटाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। सो लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब हुआ कि इट इज एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड बियॉन्ड विच द पर्सन कैन डिनाई इट। बट अनलिमिटेड लीगल टेंडर जितने भी पेपर करेंसी है वो सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी बिना किसी अपर लिमिट के या बिना किसी अपर सीलिंग के एवरीबडी इज सपोज टू एक्सेप्ट इट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी काइंड। दैट इज आपका अनलिमिटेड लीगल टेंडर। आई होप दैट इज क्लियर अप टिल हियर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चले आगे बढ़े। Shall we proceed? Now coming to functions of money.
मनी के भी कुछ कुछ फंक्शंस है, सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टॉकिंग अबाउट कंटिंजेंट फंक्शन। नाउ प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी मतलब ये सबसे मोस्ट बेसिक है, मोस्ट एसेंशियल है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हुआ दैट फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग मनी इज टू बी यूज्ड एज अ कॉमन medium. Most of the purchases and sales are made through money. And keyword का अगर बात करें तो money possesses general acceptability. That is your keyword. Money possesses general acceptability, and that is why people are bound to accept it for the payment of any kind. सेकंड का अगर बात करें मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू का कीवर्ड ही है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब हुआ कि मनी को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करना है कोई भी चीज का वर्थ को फाइंड आउट या डिटरमाइन करने के लिए। सो मनी इज समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, दैट इज योर कीवर्ड। सो बेसिकली व्हेन वी estimate the worth of a product, we do it in terms of price, and price is nothing but it is just the amount of money which is to be paid to the samne wala person, to the other person. So money serves as a unit of account. I hope that is clear. Coming to secondary function, standard of deferred. Deferred is an English word which I use a lot. Deferred का मतलब होता है postpone. The classes are deferred. हम लोग बहुत बार इस्तेमाल करते थे यहाँ पे, ठीक है? The classes are deferred till next Friday और next Saturday. मतलब वो postpone हो चुका है. So standard of deferred payment का मतलब है कि with the help of money आप अपने transaction को future तक लेके जा सकते हो. मतलब आपको आज के आज पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, आप फ्यूचर में भी उसका पेमेंट कर सकते हो। लोग फ्यूचर में पेमेंट क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं उसके पीछे उनको मनी मिल जाएगा। सो यहां पे भी मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ही फंक्शन प्ले कर रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में भी मनी इज एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओनली इट इज इलोंगेटेड टू अ फ्यूचर पीरियड। इलोंगेटेड मतलब इट इज ड्रैग्ड टू अ फ्यूचर पीरियड, दैट इज आपका डेफर्ड पेमेंट। एंड देन मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप मनी को फ्यूचर में यूज करने के लिए स्टोर कर सकते हो इन द लिक्विड फॉर्म, या फिर आप उसको नियर मनी मतलब मनी एट कॉल विच आर हाईली लिक्विडेबल एसेट्स, उसमें भी स्टोर करके रख सकते हो, जिसको आप जब चाहो तब एट योर नीड लिक्विडेट करा सकते हो, ठीक है? दैट इज आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड देन वी हैव ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बेसिकली व्हेनेवर यू परचेज अ गुड and thereby you pay that money, that currency to the person, you are transferring the worth of the product to the other person. That is transfer of value. Easy. Coming to next one, contingent function. Now these are very important function, very high chances कि आपसे पूछा जाए इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में। सबसे पहला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। आप चैप्टर 3 को याद करो, जब मैंने पढ़ाया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, हम लोग क्या बोलता है? कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम when the ratios of marginal utility यानी MUX by MUY is equal to price ratio of two commodity PX by PY। ये हो गया आपका कार्डिनल में टू कमोडिटी। वन कमोडिटी का बात करें तो when MUX is equal to PX, एंड अगर इनडिफरेंस कर्व का बात करें तो आपको सिखाया MRS of XY is equal to PX by PY, अगेन प्राइस रेशियो। इन अदर वर्ड्स जो प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको मेजर किसमें किया जा रहा है? इन टर्म्स ऑफ मनी। Is that clear? Everybody understood? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है आपको? So while deriving consumer equilibrium, a consumer always tries to maximize his or her utility, and while maximizing utility, consumer ensures that the ratios of the marginal utility becomes equal with the price ratio, and prices are measured in terms of money. So it is the money which plays an important role in taking the decision on the part of consumer as to how much good and services he or she should consume. That is maximization of utility. Is that clear? Coming to next one is आपका employment of factor input। अब आप जरा याद करिए प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में आप लोग क्या सीखा है? व्हाट इज द गोल ऑफ अ प्रोड्यूसर? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है? दो तरीका से, या तो आप प्राइसेस बढ़ा दो तो प्रॉफिट बढ़ जाए। हर बार आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो सकता है आपका कंज्यूमर सेंसिटिव हो प्राइस से, बोल के दूसरा तरीका, दूसरा विकल्प क्या है? चैप्टर 8 में क्या सीखा है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन, खर्चा को नीचे ले आओ। अब हम लोग क्या जानते हैं? फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फिक्स्ड फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है। हम लोग शॉर्ट रन लॉन्ग रन के हिसाब से अपना एडजस्टमेंट करते हैं। आप जब किसी भी फैक्टर को एम्प्लॉय करेगा यानी यूटिलाइज करेगा, आप क्या देखेगा? उसका कॉस्ट देखेगा, खर्चा देखेगा, कॉस्ट को कंपेयर करेगा, और उसके बाद चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ टेक्निक जो होगा उसको एम्प्लॉय कर लिया जाएगा। सो वही है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट, दैट व्हाइल हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, money helps the producer in determining the different kinds of costs for the different factor input so that the producer can maximize his or her profit.
एंड टेक डिसीजन पर्टेनिंग टू फैक्टर एम्प्लॉयमेंट के कौन सा फैक्टर को यूज करना है एंड किसको नहीं करना है, ठीक है। कमिंग टू थर्ड वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम पढ़ते हो, नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है? नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड इन अ ईयर। ये डेफिनेशन हम लोग किया है नेशनल इनकम का। अब वहां पे जो हम लोग बोल रहे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्या जब भी हम लोग देश का नेशनल इनकम अगर बोलेगा, एनएनपी एफसी बोलेगा या जीडीपी एमपी बोलेगा, तो ऐसे बोलेगा हमारे देश का जीडीपी एमपी है 10 लाख टमाटर, उसके बाद 50 लाख आलू, उसके 50 लाख किलो आलू, 10 लाख किलो टमाटर, इतना साइकिल, इतना गाड़ी, इतना मोटर बाइक, ऐसे बोलता है हम लोग? नहीं बोलता है ना। बेसिकली जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज आता है उसका वैल्यू को क्या करता है? कन्वर्ट कर लेता है इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मॉनेटरी टर्म्स में नेशनल इनकम को एक्सप्रेस किया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। सो मनी हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। बिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि जब आप प्रोडक्शन करेगा, जो आपके अलग अलग फैक्टर्स आप यूज करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को आप जब रिवॉर्ड देगा, तो रिवॉर्ड थोड़ी आलू, प्याज, टमाटर के टर्म्स में देगा, मनी के टर्म में ही देगा ना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। दैट इज व्हाई मनी हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? एंड देन बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। आज मॉडर्न इकोनॉमी में हम लोग बहुत सारा ट्रांजैक्शन उधार क्रेडिट पे ही करते हैं। इट इज बिकॉज दैट मनी इज एट द बैक ऑफ एवरीथिंग। हम लोग जानते हैं कि सामने वाला को पैसा मिल जाएगा, या अगर हम उधार दे रहे हैं तो हम जानते हैं मेरे को पैसा मिल जाएगा बाद में जाके, बोल के आई एम एंटरिंग इनटू क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो कि बार्टर सिस्टम में होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि गुड्स पेरिशेबल थे। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका कंटिंजेंट फंक्शन। कमिंग टू नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट पीरियड। यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी इज नॉट पीरियड कॉन्सेप्ट, यहाँ इट इज पॉइंट कॉन्सेप्ट। यानी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितना मनी सर्कुलेशन में है, अवेलेबल है, उसी को हम लोग सप्लाई ऑफ मनी बोलता है। सो मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी। स्टॉक मतलब हो गया आपका पॉइंट कॉन्सेप्ट, पीरियड नहीं है, पॉइंट है, उसको मेजर किया जाएगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। So stock of money held by the public at a particular point of time, which is your keyword. Now जब भी आप सप्लाई ऑफ मनी निकाल रहे हो, याद रखिएगा दो ही कंपोनेंट है सप्लाई ऑफ मनी के। एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी कितना घूम रहा है। दूसरा, पब्लिक करेंसी लिक्विड फॉर्म में खाली नहीं रखता है, बैंक के फॉर्म में भी रखता है। यानी हम लोग उसके बारे में बात करें जिसको हम लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं। जब आप बैंक में पैसा डालते हो तो पैसा भी दो टाइप के अकाउंट में जा सकता है, या तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट या तो टाइम डिपॉजिट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जिसमें से आप पैसा निकाल सकते हो ऑन डिमांड, जब निकालना हो तब आप पैसा निकाल सकता है, जिसमें आपका करंट अकाउंट आएगा, सेविंग अकाउंट आएगा। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? जिसमें जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाता है उस टाइम का हम लोग पैसा को विड्रॉ नहीं कर सकता है। फिक्स डिपॉजिट हो गया एंड रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स का बात करें, वो मनी विच आर लिक्विडेबल, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी, उसका बात किया जा रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो देख लीजिए इसमें क्या क्या आएगा। एक्सक्लूडेड क्या आएगा? मनी विद द गवर्नमेंट, विद द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक अवॉइड्स डबल काउंटिंग के लिए इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसमें करेंसी और डिपॉजिट मनी आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, पब्लिक का ही पैसा जो बैंक में रखा हुआ है। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को बांटा गया है टोटल 4 फॉर्म में, M1, M2, M3 एंड M4। नाउ M1 एंड M2 आर बेसिकली द नैरो फॉर्म ऑफ मनी। नैरो फॉर्म अगर आपको एक्सप्लेन करने बोलेगा, आप M1, M2 को एक्सप्लेन करेगा। ब्रॉडर मनी अगर बोला जाएगा तो उसमें टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं, तो उसमें आपका M3 और M4 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा। देखिए हर चीज समझाया नहीं जा सकता है, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ फॉर्मूला है जिसको हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। बहुत इजी है, ज्यादा टफ भी नहीं है। M1 में हम लोग वो पैसा ले रहे हैं जिसको हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो M1 में आ जाएगा करेंसी विद द पब्लिक, वो पैसा जो पब्लिक के हाथ में है। दूसरा, हमारा ही पैसा जो कमर्शियल बैंक में रखा हुआ है, जो कि डिमांड डिपॉजिट है, हम लोग जब चाहे तब निकाल सकते हैं। अब आपने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा होगा ना कि जब भी आप बैंक में पैसा डालते हो, बैंक कुछ हिस्सा साइड कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का भी दो हिस्सा बनता है। कैश रिजर्व रेशियो, वो हिस्सा जो सेंट्रल बैंक के पास चला गया, एंड देन स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो हिस्सा जो बैंक अपने पास रखता है। इसको हटाने के बाद बाकी का पैसा लोन दे देता है किसी और को। तो अगर आप टेक्निकली देखो, अगर मैंने 1000 रुपए बैंक में डाला, 1000 रुपए बैंक में डालने के बाद अगर 20% पे लीगल रिजर्व रेशियो है, तो मतलब कितना रुपए रिजर्व साइड होगा? 200 रुपए। 800 रुपए क्या है? लोन चला गया किसी और को, बट मेरा तो 1000 रुपए है। तो ये 1000 रुपए पार्ट पार्ट में कैसे है? 800 रुपए बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि किसी और को लोन चला गया वो तो ठीक है, बट रिफ्लेक्ट करेगा 200 रुपए रिजर्व साइड है,
मान लीजिए 100 रुपए का कैश रिजर्व रेशियो, तो वो किसके पास चला गया? आपका आरबीआई के पास चला गया। एंड बाकी का 100 रुपए किसके पास है? कमर्शियल बैंक के खुद के पास है, क्योंकि कल को अगर मैं विड्रॉ करने जाऊंगा तो उनको तो मेरे को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। सो अगर कैलकुलेशन निकाला जाए तो कैसे कैलकुलेशन निकलेगा? 800 रुपए जो मेरा पैसा है, 100 रुपए जो आपका आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई जो हो गया वो 100 रुपए हो गया। एंड बाकी का 100 रुपए एसएलआर के फॉर्मेट में 1000 रुपए मिल गया। सो M1 का फॉर्मूला बन गया, M1 का फॉर्मूला बन गया करेंसी विद द पब्लिक, मेरे हाथ में जो हुआ मेरा ही डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास मेरा डिमांड डिपॉजिट कितना दिख रहा होगा? 900 रुपए। क्यों? क्योंकि 100 रुपए तो सीआरआर है, वो आरबीआई के पास होगा। तो तीसरा आ जाएगा अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, दैट इज आपका M1। अगर M2 बोले तो इसमें खाली एक चीज ऐड कर देना है M2 में, M1 तो आएगा ही, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई तो आएगा ही। बहुत सारे लोग अपना सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी खुला के रखते हैं, तो M2 में आ जाएगा सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, डाक खाना में जो लोग पैसा रखा है उसको हम लोग लेगा। M3 जब आएगा तो M3 में M1 तो लेगा ही लेगा, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। इसमें आ जाएगा टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, वो पैसा जो हमारा लॉकअप है। एंड जब M4 बनाएगा तो M4 में सब कुछ आ जाएगा, एवरीथिंग गेट्स अमेलगमेटेड, यानी M4 में आ जाएगा M3 क्या क्या हो गया आपका? M3 हो गया M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, मतलब करेंसी विद द पब्लिक भी आ गया, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक भी आ गया, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई भी आ गया, टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक भी आ गया, एंड इसमें टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग भी आ गया। बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में जो हम लोग पैसा लगा रहे हैं उसको नहीं लेगा, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसको नहीं लेगा, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। इसीलिए ब्रैकेट में देखना लिखा रहता है एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बेसिकली ये आपके गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसमें हम लोग पैसा लगाते हैं। वो पैसा हम लोग लगाते कहां से? अपने खुद के अकाउंट में से ही लगाते हैं, बोल के वो पैसा को दोबारा से हम लोग काउंट नहीं करें, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग एरर। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है सर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई चेक्स आर नॉट लीगल टेंडर मनी? नाउ सी, checks are regarded as fiduciary money, fiduciary money, नहीं FIDUCIARY, fiduciary money, correct right? FIDUCIARY, fiduciary का मतलब होता है, इंग्लिश मीनिंग होता है ट्रस्ट। बैंक से आप चेक को एक्सेप्ट इसीलिए करो क्योंकि आपको भरोसा है बैंक के ऊपर। कल को अगर बैंक फ्लंग्स यानी भाग जाए आपका पैसा लेके, RBI says we are not to be held responsible. Whatever transaction you're making with the bank, that is only and only because of your trust factor. And that is why bank money is not a legal tender money. Is that clear? Bank money is regarded as fiduciary money. Sir, ISC में marks spiking होता है, like 85 आया तो रिजल्ट में 90 आ जाए? कहाँ से आप लोग ऐसा इंफॉर्मेशन लेके आते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मॉडरेशन होता है थोड़ा सा, मतलब we do not correct as strictly as we do in the school examination. Like अगर आपको प्री बोर्ड्स में 80s आए हैं तो of course you can expect close to 88 90 तक आ जाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे क्वेश्चन को दे रहे हो। अब बोर्ड्स में स्कूल एग्जाम में पेपर कैसा आया है और बोर्ड्स में कैसा आएगा उसमें भी तो अंतर है ना, whether you are able to dodge the question or not, depending upon that आपको 90 आएगा। फ्री फंड का नंबर कभी नहीं बढ़ता है, इतना आप जान लीजिए। सही लिखेगा नंबर मिलेगा, नहीं लिखेगा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मार्क्स फेंको देते जाओ। देयर इज नथिंग लाइक दैट इन आईएससी बोर्ड इन माय एक्सपीरियंस। ठीक है, चले आगे बढ़े, क्लियर हो गया सबको? एंड कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी वो पैसा है जो सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है, द मनी विच इज इशूड एंड हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज हाई पावर्ड मनी। उसका भी फॉर्मूला है M0 है, एंड M0 में तीन चीज अगेन आपको याद रखना है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। करेंसी इन सर्कुलेशन, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही प्रिंट करेगा वही जाएगा सर्कुलेशन में। बैंक रिजर्व्स विद आरबीआई, मतलब कमर्शियल बैंक को जितना भी रिजर्व्स बना के रखना पड़ता है आरबीआई के पास वो होगा, एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। बाकी सारा जितना भी अकाउंट, बैंक का भी तो अकाउंट खुला होगा आरबीआई के साथ, तो वो आपका आ जाएगा M0 में। सप्लाई ऑफ मनी एंड द फॉर्मूलाज आर जस्ट लर्निंग फैक्टर। थोड़ा सा ये वाला पार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, हर चीज आपको समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। आई होप दैट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट पोर्शन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। इन्फ्लेशन के कीवर्ड्स क्या है?
इन्फ्लेशन देखिए, वन टाइम राइज इन प्राइस को इन्फ्लेशन नहीं बोलते। अगर आज आप पेट्रोल का दाम देखते हो 105, कल देखते हो 107, परसों देखते हो 104, तो आप क्या बोलेगा? कल इन्फ्लेशन आया, परसों डिफ्लेशन आया? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दैट इज व्हाई व्हेन वी डिफाइन इन्फ्लेशन वी से इन्फ्लेशन इज रिगार्डेड एज अ परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब होता है कंटिन्यूअस, इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, इट हैज टू बी प्रोलॉन्ग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। persistent and second keyword is appreciable। appreciable मतलब अगर 1 2 3% से prices annually increase हो रहा है, that is good for the economy, healthy है, होना ही चाहिए। 1 2 3% से प्राइस बढ़ने से एज अ प्रोड्यूसर आपको मोटिवेशन मिलेगा टू अंडरटेक मोर प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको रिवॉर्ड्स बढ़ रहा है आपका सालाना। सो यू विल एक्सपैंड योर बिजनेस। In that case, employment opportunities will boom in the economy. So that is healthy for the economy and it keeps economy from stagnation. दूर रखता है इकोनॉमी को स्टैग्नेंट होने से। बट अप्रिशिएबल का मतलब होता है अगर प्राइसेस आर राइजिंग एनुअली बाय 5%, 6%, 7%, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 100 एंड अबव जा रहा है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। सो टू कीवर्ड्स आर persistent means continuous, second is appreciable rise in, तीसरा कीवर्ड इज general price level। When I say general price बेसिकली क्या होता है, जैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते होंगे, सेंसेक्स एंड निफ्टी। वो क्या है? सेंसेक्स क्या है? टॉप 100 शेयर्स का एक इंडेक्स है, एवरेज है। निफ्टी क्या है? टॉप 50 शेयर्स का इंडेक्स है, एवरेज है। वैसे ही जब हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं तो हम लोग उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके रोजमर्रा का जो गुड्स होता है उसको लेके बनाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स को लेके बनाते हैं। उसमें कुछ नंबर ऑफ आइटम्स होता है, उनका प्राइसेस को जोड़ते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम करते हैं, एक इंडेक्स निकलता है, एक एवरेज निकलता है, उसी को हम लोग देखते हैं। अगर वो बढ़ रहा है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन आ रहा है, घट रहा है तो डिफ्लेशन आ रहा है। उसी को जनरल प्राइस लेवल बोला जाता है, एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब हो सकता है कि उसमें अगर 33 आइटम्स है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो 33 आइटम में से हो सकता है 10 का प्राइस बढ़ रहा है, 5 का घट रहा है, बाकी 5 का कांस्टेंट है, लेकिन और बाकी का एकदम हाइपर वे में इंक्रीज होते जा रहा है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। दैट इज हाउ इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड एंड कैलकुलेटेड। आई होप दैट इज क्लियर, समझ में आ रहा है? Am I clear, guys? Everyone up till there? Oh, thank you so much, सिद्धार्थ। आगे बढ़े। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश। ये ऑलरेडी आपने थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में सीख लिया। जो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या, ये उसी नहीं, डिफ्लेशनरी नहीं, सॉरी माय बैड, वो तो रिसेशन में चले गए। इन्फ्लेशनरी गैप जो सीखा है उसकी वजह से देखिए, इन्फ्लेशन दो ही कारण से आ सकता है। या तो आपका एक्सेस डिमांड हो रहा है, यानी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सीड कर जा रहा है एग्रीगेट सप्लाई को। अभी वेरी गुड एग्जांपल वॉर सिनेरियो ले लीजिए। आपका एलपीजी का डिमांड बढ़ते जा रहे, सप्लाई अवेलेबल है नहीं उतना, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइसेस बढ़ रहा है, उसी को हम लोग बोलेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब आपसे अगर कॉजेस पूछ लिया जाए, रीजन पूछ लिया जाए, आपने थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में क्या सीखा है? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सी आई जी एक्स माइनस एम। तो क्या क्या कारण हो सकता है एग्रीगेट डिमांड का पुशअप होने का? राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड आपका राइज इन एक्सपोर्ट डिमांड। ठीक है, इसके अलावा एक और कारण भी है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब आप प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर देते हैं, यानी अगर आप मनी सप्लाई बढ़ा देते हो इकोनॉमी के अंदर में, तो भी आपका इन्फ्लेशन आ जाता है। इसका एक और कारण भी है, जब आपके इकोनॉमी में ब्लैक मनी हो तो भी आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ब्लैक मनी यानी वो पैसा जिसको दिखाया ना गया हो, अनअकाउंटेबल इनकम, जो हम लोग आईटीआर में फाइल नहीं करते हैं, उससे भी इन्फ्लेशन आता है। जो बोलते हैं पुश्तैनी धन रखा हुआ होता है, उससे भी इन्फ्लेशन आता है। एंड इसके अलावा इंक्रीज इन काउंटरफीट करेंसी। काउंटरफीट का मतलब होता है आपका ड्यूप्लिकेट्स। जो ड्यूप्स होते हैं उसको घुमा के, जैसे आपके टेररिस्ट वगैरह लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आता है इकोनॉमी में? पैसा घुमा दो, परचेसिंग पावर तो बढ़ जाएगा, हालांकि वो फेक करेंसी भी यूज तो होगा ना पेमेंट के लिए, तो उसकी वजह से परचेसिंग पावर तो बढ़ गया, इकोनॉमी में दिख रहा है कि इतना पैसा है, और उतना गुड्स ना हो तो प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये हो गया आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर, एडी इज ग्रेटर देन एएस। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज फ्रॉम द सप्लाई फोर्स। जब भी इकोनॉमी में कोई भी चीज का कॉस्ट बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा, रॉ मटेरियल वगैरह का दाम अगर बढ़ेगा, तो उससे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो दो ही विकल्प बचता है, दो। पहला विकल्प प्रोड्यूसर्स खुद करेगा, क्या करेगा? प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि दे हैव टू कवर अप देयर कॉस्ट। हमने वो चैप्टर 11 में किया ना, राइज इन द मार्जिनल कॉस्ट। अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज होगा प्रोडक्शन करते करते, तो वी आर कंपेल्ड एंड बाउंड टू इंक्रीज द प्राइस टू कवर अप द एडिशनल कॉस्ट and our profit margin as well. Only then we will give a higher supply in the market. अगर
किसी भी कारण से आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हो तो दूसरा विकल्प बचता है मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर दो, मतलब कि आप सप्लाई को कट डाउन कर दो। द मोमेंट आपने सप्लाई कट कर दिया, अगेन एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आ गया, शॉर्टेज हो गया, वापस से प्राइसेस बढ़ जाएगा। सो कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, इन्फ्लेशन आ ही जाएगा। एंड दोनों का कारण समवेयर और दिया था डिमांड ही बन जाता है टेक्निकली देखा जाए तो। आई होप दैट इज क्लियर। इसी कॉस्ट पुश के अंदर में अलग अलग नाम दिए गए हैं। वेज पुश भी बोला जाता है। वेज पुश यानी जब आपके लेबर यूनियन यानी लेबर क्लास पीपल ज्यादा वेजेस डिमांड करते हैं तो हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ता है, उसकी वजह से हम लोग प्राइसेस बढ़ाते हैं, दैट इज आपका वेज पुश इन्फ्लेशन। फिर आपका होता है देयर इज समथिंग रिगार्डेड एज सप्लाई शॉक, जो अभी इकोनॉमी प्रेजेंट डे में अंडरगो कर रहा है। सप्लाई शॉक क्या होता है? जब क्रूड ऑयल का प्राइसेस इंक्रीज कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, जिसकी वजह से हमारा ऑलमोस्ट हर एसेंशियल चीज का प्राइसेस बढ़ रहा है, उसको हम लोग सप्लाई शॉक बोलते हैं। So rise in the global crude oil prices is regarded as supply shock. आपके फ्रैंक टेक्स्ट बुक में सप्लाई स्टॉक दिया है which is incorrect. Please rectify it. It is supply shock and not stock. ठीक है? I hope that is clear. समझ में आ गया? आगे बढ़े। कॉस्ट पुश भी आपको समझा दिया, देख लीजिए ये रहा सप्लाई शॉक है, ठीक है, स्टॉक नहीं है। सडन राइज इन इनपुट प्राइसेस और इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, दैट इज सप्लाई शॉक। चलिए हो गया, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, स्टार्टिंग विद बैंकिंग। सांस ले लो थोड़ा सा, फिर बैंकिंग शुरू करते हैं। क्या आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं ये सारे? इज इट लाइक इंटरएक्टिव? आई आर लाइकिंग इट? आई नीड जस्ट अ फीडबैक। What kind of questions are most likely to come from this chapter, sir? पता है आप लोगों को सब कुछ फ्री में चाहिए, प्रॉब्लम ये है इतना एफर्ट करने के बाद हर चीज फ्री में कैसे बांटा जाए। इस चैप्टर से कंटिंजेंट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन। सप्लाई ऑफ मनी मतलब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज M1 M2 M3 M4 कैसे आएगा पता है आपका? MCQ में दे देगा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले अपने सैंपल पेपर में उसको लेके, मतलब माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है कि अगर कुछ ऐसा ऐसा हुआ तो उसका असर कौन से मेजर ऑफ मनी सप्लाई में M1 M2 M3 M4 में आएगा, कैसे होगा, एंड देन मतलब बहुत सारी चीजों को इंटरप्रेट करके इंटीग्रेट करके दिया है, उस टाइप का क्वेश्चन आपका आना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मनी से। एंड एट द सेम टाइम टाइप्स ऑफ मनी कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं अगर 1 मार्क में देना हो, लाइक डिफाइन फिएट मनी या व्हाट इज इनकन्वर्टेबल मनी और व्हाट इज कन्वर्टेबल, ये पॉसिबल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो 2 मिनट्स ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद वील कैरी फॉरवर्ड। Profit push inflation is same thing as cost push inflation. So when the cost of production is rising, obviously we have to increase the price to get that profit which we need. Supposedly, if I was getting a returns of 10% and now my cost has increased and I'm just getting a return of 7%, अब 3% से हम तो प्राइस बढ़ाएगा ना अपना प्रॉफिट को 10% वापस लाने के लिए, मार्जिन लाने के लिए, उसी को प्रॉफिट पुश बोला जाता है। सो प्राइसेस गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन और मार्कअप एज वेल, ठीक है। सर नेशनल इनकम में जो पर्सनल इनकम आर डिसेबल्ड इनकम क्या है? यू मीन टू से डिस्पोजेबल इनकम? अरे बेटा डिस्पोजेबल को डिसेबल्ड इनकम कर दिया, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इज इट रट्टा कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ता है। डिस्पोजेबल इनकम बहुत इजी है, टफ नहीं है। वीडियोस देखी मेरी जाके तो आपको आ जाएगा समझ में। National saving certificates are basically government bond in which we are investing, क्योंकि otherwise if we don't invest our money in these kind of bonds and securities ना, tax gets deducted from our income. So tax save करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा देते हैं। सो वो जो पैसा हम लोग लगा रहा है इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइक LIC हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया और पेंशन स्कीम हो गया और सम जन धन योजनास एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स व्हिच आर लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, उसमें जो हम लोग पैसा लगा रहे हैं वी आर डूइंग इट आउट ऑफ आवर ओन अकाउंट। सो व्हाटएवर मनी वाज देयर इन द अकाउंट इट इज ऑलरेडी काउंटेड. So separately the value of the government bonds and securities, that is the money with the government, is not to be counted to avoid that double counting problem. ठीक है, error.
या लेमैन टर्म्स में डिस्पोजेबल इनकम वो पैसा जो हम लोग खर्चा करने के लिए हमारे हाथ में है, मतलब हमारा टैक्सेस वैक्सेस एंड ऑब्लिगेशन लायबिलिटी हर चीज हटाने के बाद जो बचा, दैट इज आर डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल इनकम जब कराएंगे तो उसमें आपको समझाया जाएगा, बता दिया जाएगा। नहीं तो आप आराम से जाओ ना, मेरा पार्ट वाइज वीडियो है, देखो, ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आपको उसके बाद और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, दैट्स माय एश्योरेंस, ठीक है। सी आई अभी मेरे मुंह से नाम निकल जाता बुक का, आई डोंट वांट टू नेम एनी पब्लिकेशन का बुक, बी इट विच एवर पब्लिकेशन, ऑल द फेमस पब्लिकेशन, आप जिसका भी नाम लिखा है सॉल्व कर रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे बैठ के सारा बुक्स देख चुके होंगे, राइट? माय स्टूडेंट्स आर हियर, ऑफलाइन स्टूडेंट्स आर आल्सो सिटिंग हियर। हम लोग सब करके देख चुके हैं, मेजोरिटी में आंसर्स गलत दिए। इवन 10 इयर्स जो लॉन्च किया है उसमें दुनिया भर का रॉन्ग आंसर्स दिया हुआ है, बी इट इंग्लिश, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट कॉमर्स। So at least here in Aryan tutorial, we do not rely upon the publication का book. I'm sorry, do not appreciate it. Like हम लोगों का, हम तो खुद ही questions वो लोगों को बना के दे देता है, तो they don't need anything beyond that, and that is how they score 99, 100 and 98, 97, that kind of marks. ठीक है सर, ग्राफ को पेंसिल से बना सकते हैं या पेन से करना है? 100% पेंसिल, 100% पेंसिल, देयर इज नो स्कोप ऑफ मेकिंग इट फ्रॉम पेन, विथ पेन, ठीक है। चलो अब ब्रेक में ले लूं, मेरा सांस फूल जाएगा नहीं तो। अभी मेरे को एक गो में बैंकिंग भी बताने का है, आप भी थोड़ा ब्रेक लीजिए, देन वील स्टार्ट ऑफ विद बैंकिंग एंड देन बीओपी। आई नो बीओपी का बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। डन, ब्रेक हो गया, चले स्टार्ट करें। सर सर दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? सीरियसली गाइस, sir, few days back I saw explanation video on BOP which made the concepts crystal clear for me. Thanks a lot, sir. Thank you so much, Oishi Sen. Chale, let's start with banking now. Let me just have a seat thoda sa. Give me my chair. You take this chair. Back is hurting. Now, starting off with banking. What is a bank? To tell you something about bank is basically a financial institution that deals in finance. Finance में deal करता है, ठीक है। दो प्राइमरी फंक्शन है बैंक का, क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग क्रेडिट, दैट इज लोन। नाउ व्हेनेवर बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स इन फोर काइंड। कौन कौन सा? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट एंड रेकरिंग। अगर कैटेगरी में डाला जाए, बैंक का दो मेन टाइप ऑफ डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट।
हालांकि डिमांड डिपॉजिट में दोनों आता है, सेविंग अकाउंट भी आता है, करंट भी आता है, बट आपका फ्रैंक टेक्स्ट बुक बोलता है कि डिमांड डिपॉजिट हमारा करंट अकाउंट है, स्टिक टू दैट। सिमिलरली टाइम डिपॉजिट में फिक्स्ड अकाउंट एंड रेकरिंग अकाउंट दोनों आता है, बट देन फ्रैंक टेक्स्ट बुक बोलता है कि टाइम डिपॉजिट मेजरली फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के साथ ही है, सो स्टिक टू दैट। ठीक है, क्या मेरे को बताना पड़ेगा कि कौन कैटेगरी ऑफ पीपल कौन सा अकाउंट खुलाता है, कि ये आपको पता है, हो जाएगा। आई थिंक सेविंग डिपॉजिट्स आर ओपन बाय हाउस होल्ड, those people, general public basically, those people which have surplus, not surplus cash, मतलब जिनके पास कैश घर पे पड़ा हुआ है and they want to earn some interest, they deposit their money into saving account. Current account is basically opened by businessman class because there is no restrictions on the number of transactions made, ना ही withdrawal पे ना ही deposit पे। However saving account में restrictions होता है, आप 3 बार से ज्यादा withdraw नहीं कर सकते हो। फिक्स्ड अकाउंट एंड रेकरिंग अकाउंट कौन, फिक्स्ड अकाउंट कौन खुलाता है, जिनके पास आइडल कैश है स्पेयर करने के लिए, लम सम में पैसा है, वो लोग फिक्स्ड अकाउंट में डाल देता है। एंड फिक्स्ड अकाउंट एंड रेकरिंग अकाउंट को इंटरेस्ट अर्निंग अकाउंट बोलते हैं बिकॉज इट कैरीज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रादर इंटरेस्ट रेट वेरीज विद टाइम, वेरीज विद टाइम, लॉन्गर इज द टाइम हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो जाएगा सबका। रेकरिंग अकाउंट क्या होता है, मंथली बेसिस पे एक फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड वी गो ऑन डिपॉजिटिंग मंथ ऑन मंथ। ठीक है, दोनों ही आपका टाइम डिपॉजिट में पैसा विड्रॉ नहीं हो सकता है बिफोर द एक्सपायरी। इज दैट क्लियर, आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका ग्रांटिंग ऑफ लोन के ऊपर आते हैं। ठीक है, बैंक का सेकंड प्राइमरी फंक्शन इज ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट, ग्रांटिंग ऑफ लोन। बैंक कितने टाइप से लोन दे सकता है, 4। कैश क्रेडिट, मैं पीपीटी लगा दे रहा हूं, बैंक का मीनिंग, अच्छा टाइप्स ऑफ बैंक बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपका फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है। ठीक है, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड रेकरिंग अकाउंट, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रांटिंग ऑफ लोन को लेके, एडवांसिंग ऑफ लोन। ठीक है, 4 टाइप से लोन दिया जाता है, कैश क्रेडिट, आउटराइट लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आप कैश क्रेडिट एंड टर्म लोन को समझिए। कैश क्रेडिट एंड टर्म लोन, कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, टर्म लोन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हालांकि टर्म लोन शॉर्ट पीरियड के लिए भी मिलता है मॉडर्न इकोनॉमी में, बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। Sir, I have done my syllabus PYQ and CFQ. Your sample paper, is it enough? Yes, it is enough, sir. Please reply, Anil Agarwal. I did reply. ठीक है. It doesn't give much utility to purchase it at the 11th hour, and it will be helpful to students who found you recently. I did not get your question. Sir, could you please provide the notes for the on the 22nd for everyone? For free of cost? No, my dear. No, it's my effort. I cannot. क्या बोल रहे थे, भुला दिया। हाँ, कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, टर्म लोन आपका लॉन्ग एंड मीडियम टर्म के लिए होता है। दोनों के ही केस में आपको कुछ मॉर्गेज देना पड़ता है। कैश क्रेडिट करंट एसेट्स के अगेंस्ट में मिलता है, आउटराइट लोन फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट में मिलता है। जब भी बोरोअर बैंक को अप्रोच करता है, बैंक कभी भी पैसा उसको हाथ में नहीं देता है, रादर उसके नाम पे लोन अकाउंट खोल देता है, जिसको डेरिवेटिव डिपॉजिट बोलते हैं। एंड वो भी करंट अकाउंट ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर ना ही इंटरेस्ट होता है ना ही रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन द विड्रॉल। बैंक अपना पैसा को डिपॉजिट कर दिया करंट अकाउंट में, लोन अकाउंट में। अब यू एज पर योर रिक्वायरमेंट, या तो आप पूरी पैसा एक बार में निकाल लो, या तो एज एंड व्हेन यू नीड इट तब आप निकालो। कैश क्रेडिट के केस में इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन द अमाउंट विच इज यूज्ड, यूटिलाइज्ड। आपने 5 लाख का कैश क्रेडिट किया, आपने सिर्फ यूज 2 लाख ही किए, तो 2 लाख पे ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टर्म लोन्स में आपने अगर 10 लाख का लोन लिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूज, आपने 5 यूज किया, 6 यूज किया, 7 यूज किया, आपको पूरा 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज आपका आउटराइट लोन, और टर्म लोन भी हम लोग उसको बोलता है। क्लियर। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। मेरे पास भी करंट अकाउंट है, जहां पे मेरे अकाउंट में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जितना भी बैलेंस हो, उससे 5 लाख रुपए ज्यादा मैं निकाल सकता हूं। सो इट इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, जो कि मेरे को अकाउंट में ही मिल रहा है। सो आई कैन ऑलवेज ड्रॉ checks in excess of the balance which is there in my account up to a limit. My limit is 5 lakh rupees. 5 लाख तक हम निकाल सकता है। हम जितना एक्सेस निकालेगा उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट दे देना पड़ेगा बैंक को। दैट इज ओवरड्राफ्ट या ओवर ड्रॉइंग योर करंट अकाउंट। एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होगा। जब भी हम लोग कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं सामने वाला पर्सन के साथ, एज अ गारंटी और एज अ प्रोमिसरी नोट हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करते हैं, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन किसके ऊपर ड्रॉ करेगा? मान लीजिए आप सामने एक्स पर्सन है, आप मेरे से गुड्स उधार में लेके गए, मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा करूं कि आप मेरे को पैसा दे दोगे? तो बदले में मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करूंगा। अब मैं आपका कौन हुआ? अगर आप मेरे से उधार में गुड्स लिया तो मैं हो गया आपका क्रेडिटर, आप हो गए मेरे डेटर, एसेट। सो अ बिल इज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर ऑन द डेटर। Bill is drawn by a creditor on the debtor. Debtor signs the bill, and that bill is held by the creditor himself till the period of 90 plus 3 days grace. आपको बुक में लिखा होगा 90 डेज लिखा है, आप 90 लिखो, बट ब्रैकेट में 3 डेज ग्रेस लिख के आइए, क्योंकि अगर बैंक हॉलीडे हुआ, वीकेंड हुआ, तो फिर वो बिल मच्योर नहीं होगा बोल के 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, 93 डेज के लिए होता है। नाउ एज अ क्रेडिटर, जब भी मेरे को पैसा का रिक्वायरमेंट हो, टाइम से अगर पहले हो, बिफोर द मैच्योरिटी मेरे को रिक्वायरमेंट हो, 90 डेज के पहले हो, आई कैन ऑलवेज गो एंड अप्रोच माय बैंक। बैंक इज गोइंग टू एनकैश इट आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंटिंग चार्जेस। सपोजिटली मेरा बिल है 1 लाख रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए मुझे आप एक्स पर्सन से पाना है, मेरे डेटर्स 1 लाख के हैं। 90 डेज के बाद मेरे को पैसा मिलना है, मैं 30 डेज में बैंक में पहुंच गया इसको एनकैश कराने के लिए। बैंक बोलेगा हम आपको 1 लाख रुपए पूरा नहीं देगा, आप टाइम से पहले आ रहे हैं, हम आपको 90,000 देते हैं। 90% ऑफ द बिल विल बी गिवन टू यू, 10% विल बी द डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑन द पार्ट ऑफ बैंक। तो जब फाइनल डे में वो पैसा मेरे अकाउंट में घुसेगा, बैंक पूरा 1 लाख रुपए काट लेगा एंड 10,000 रुपीज अपना पैसा बना लेगा। दैट इज आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फंक्शन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्या सबको समझ में आया ओवर देयर? प्लीज डोंट माइंड मी, आई एम मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद एवरीबॉडी, ठीक है? या ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू केटर टू एवरीवन। चले आगे बढ़ेगा, अंडरस्टूड। कमिंग टू नेक्स्ट, फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट थ्रू चेक्स का मतलब होता है कि जब भी आपको किसी को फंड ट्रांसफर करना है, बैंक एक बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, विच इज चेक इंस्ट्रूमेंट। आप चेक्स ड्रॉ करो एंड किसी को आप पैसा दे दो, देयर इज नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश, और मिस हैंडलिंग के साथ वो क्या बोलते हैं, खो जाना को क्या बोलते हैं, लॉस, लूजिंग ऑफ कैश मनी, ठीक है? उससे वो एडवांटेज मिल जाता है। ट्रांसफर ऑफ फंड, बैंक आपको बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहा है, चेक्स है, ड्राफ्ट है, अब तो मॉडर्न में अगर आरटीजीएस देखो, एनईएफटी देखो, यूपीआई देखो, ईएफटीएस देखो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आगे जिसके थ्रू आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। दैट इज आपका ट्रांसफर ऑफ फंड। एजेंसी फंक्शन हो गया कि बैंक अपने कस्टमर के लिए बहुत सारा काम एज एन एजेंट कर देता है, जैसे कि केशव इज सेइंग सर आपके लास्ट 2 सैंपल पेपर ने हार्ट रेट बढ़ा दिया सर, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग बट आंसर कैसे लिखते हैं खुद से बनाकर? नोट्स है मेरा, तो आपको खुद से भी बनाने का जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, बोरो इट एंड पेस्ट इट, दैट्स ऑल केशव। ठीक है, हाँ, एजेंसी फंक्शन में बता रहा था कि बैंक अपने कस्टमर्स के लिए बहुत सारा काम कर देते हैं, जैसे कि पेमेंट एक्सेप्ट करना, पेमेंट कर देना। आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको फॉरेक्स कार्ड का रिक्वायरमेंट है, बैंक आपको वो दे देगा। आपको टैक्स फाइल करना है, उसमें बैंक आपको असिस्ट कर देगा। आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है अलग अलग, बैंक उसमें आपको असिस्ट कर देगा। आपको अगर अपना वसीहत, वसीहत यानी विल, WILL, वसीहत वाला विल अगर रखना है, बैंक इज द सेफेस्ट पर्सन टू कीप विद। आप अपना वसीहत बना के बैंक को दे दो, आपके मरने के बाद बैंक उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सो बैंक इज द ट्रस्टी एंड द एग्जीक्यूटर ऑफ द कस्टमर्स विल। दैट इज आपका एजेंसी फंक्शन। एंड जनरल यूटिलिटी का मतलब हो गया कुछ और एडिशनल बेनिफिट, कुछ और एक्स्ट्रा एडवांटेज। क्रेडिट कार्ड बैंक दे दिया आपको, डेबिट कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलता है, डेबिट का क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको लाउंज एक्सेस मिलता है एयरपोर्ट में। तो ये कुछ कुछ पर्क्स हो गए बैंक के होने का। लॉकर फैसिलिटी हो गया, अगर आपके पास कुछ वैल्यूएबल्स है, आपको उसको लॉकर में रखना है बैंक, आप उसमें रखवा सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ बैंक। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 मार्क या 6 मार्क का पूछा जा सकता है। बेसिकली 4 मार्क में आएगा, एक जमाना था जब 6 नंबर में आता था। ठीक है, क्रेडिट का मतलब हो गया यहाँ पे मनी क्रिएशन। नाउ कमर्शियल बैंक हैव दिस वेरी यूनिक पावर टू क्रिएट मनी बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, एंड थ्रू व्हिच फंक्शन आर दे केपेबल ऑफ क्रिएटिंग मनी बियॉन्ड देयर कैपेसिटी? दैट इज थ्रू लेंडिंग फंक्शन। जब बैंक लेंड करता है अपना पैसा को, तो वो लोग कई गुना पैसा क्रिएट कर सकता है इकोनॉमी में। बट ये पूरा मैकेनिज्म को समझने के लिए भी कुछ अजम्पशंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला अजम्पशन है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर टू बी बैंक्ड। कहा गया? अजम्पशन क्या है? अजम्पशन क्या है?
यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो मैं आपको ओरली ही बता दे रहा हूँ। ऑल ट्रांजैक्शन नीड्स टू बी बैंक्ड, कहने का मतलब हुआ कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इकोनॉमी में हो रहा है तो वो कैश में नहीं होगा, वो बैंक में होगा। ये एक प्राइमरी अजम्पशन है, या ये आप बोलो ये कोर अजम्पशन है पूरे मैकेनिज्म को बाइंड करने के लिए या समझने के लिए। दूसरा अजम्पशन देगा हम लोग, देयर आर मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी। एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सेट्रा है। तो हर एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में चला जाता है किसी के कस्टमर के अकाउंट में या तो एज अ लोन के फॉर्मेट में। तीसरा अजम्पशन लेगा, लीगल रिजर्व रेशियो को मान लीजिए आप है 20%, इनिशियल डिपॉजिट को आप मान लो 1000। मैं आपको एक स्टेचुटरी वार्निंग दे देना चाहता हूं। लास्ट ईयर ये मिस्टेक हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर भी क्रेडिट क्रिएशन आया था, ठीक है। अच्छा, इस बार अगर लास्ट ईयर आया तो इस बार डायरेक्टली नहीं आएगा, हो सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ पूछ ले कि रिलेशन वगैरह कैसा है मल्टीप्लायर एंड लीगल रिजर्व रेशियो का। मैं वार्निंग ये देना चाहता हूं कि आपके फ्रैंक टेक्स्ट बुक में जो शेड्यूल का एग्जाम्पल लिया है वहां पे इनिशियल डिपॉजिट को उन्होंने 1000 लिया है, 1000 लिया है, एंड लीगल रिजर्व को 20% लिया है। तो उसके हिसाब से मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जब बनाते हैं 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो तो 5 टाइम्स बनता है, ठीक है। अब बच्चा लोग रट्टा मारने में इतना ऑब्सेस्ड है, उन्होंने इतना रट लिया है इसको। लास्ट ईयर जब आया था क्रेडिट क्रिएशन उन्होंने दिया था लीगल रिजर्व रेशियो 25%। बच्चा आप मेरा कमेंट सेक्शन, आंसर की का कमेंट सेक्शन जाके पढ़िएगा अगर आपको पढ़ना होगा। कितना वाहियात सवाल मेरे से बच्चा लोग पूछ रहे, सर मैंने तो लेकिन 5 टाइम्स करके आ गया हूं, मैंने तो फ्रैंक टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले लिया, 20% लीगल रिजर्व से बना दिया, क्या मेरे को नंबर मिलेगा? नहीं, आपको नहीं मिलेगा नंबर, आपको नहीं मिलेगा नंबर। क्यों मिलेगा? जब काउंसिल ने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया लीगल रिजर्व रेशियो 25%, तो उसके हिसाब से 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो विच इज 1/25% इज 4 टाइम्स। मतलब 1000 रुपए का 4000 बनना था, 5000 बना के आ गया, आपको कैसे नंबर मिलेगा? मैंने जितना सुना एवरेज मार्किंग हुआ। एवरेज मार्किंग क्यों? क्योंकि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन था सबको 1.5 या 2 ही मिला है, क्योंकि टेबल तो पूरा रॉन्ग हो गया, आधा मार्क्स तो उसका ही होता है और वर्किंग का होता है नीचे का, बाकी आधा मार्क आपका जो भी आप प्राइमरी डिपॉजिट डेरिवेटिव डिपॉजिट लिखते हो उसका होता है, तो उसी के हिसाब से नंबर मिला फिर सबको। प्लीज डू नॉट बी सो ब्लाइंड, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली व्हाट हैज कम, प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। आई होप आई एम क्लियर। नाउ ये हो गया। अब कुछ की टर्म्स जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझाते हुए। जैसे सबसे पहला है प्राइमरी डिपॉजिट। कोई भी कस्टमर जब अपना पैसा बैंक में डालता है तो वो जिस अकाउंट में जाएगा उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोला जाता है, बी इट सेविंग अकाउंट, बी इट करंट अकाउंट, बी इट फिक्स्ड अकाउंट, बी इट रिकरिंग अकाउंट। एंड जब भी बैंक किसी और कस्टमर को लोन देगा तो उसके लिए जो लोन अकाउंट खुलेगा वो करंट कैटेगरी का होगा, ठीक है, करंट अकाउंट का कैटेगरी होगा, उसी को हम लोग डेरिवेटिव डिपॉजिट बोला जाता है। लोन अकाउंट को डेरिवेटिव डिपॉजिट बोलेगा एंड कस्टमर जब बैंक में पैसा डालेगा उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोला जाएगा। इसके अलावा आपको समझाना पड़ेगा लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है। लीगल रिजर्व रेशियो बेसिकली हर कमर्शियल बैंक को जब भी वो प्राइमरी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे, प्राइमरी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे, उसको कुछ परसेंटेज अंडर स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन, स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लीगल मैंडेशन, मैंडेटरी है, साइड रखना ही पड़ेगा कुछ परसेंटेज को पैसा, उसी को हम लोग लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। उसके बाद जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो आपका एज अ लोन जा सकता है किसी एक्स पर्सन को, ठीक है। सपोजेडली आपने मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपए डाला, मैंने लीगल रिजर्व पकड़ा 20%, तो मैं 200 रुपए को साइड रखूंगा, 800 रुपए किसी और को लोन दे दूंगा। अब जैसे ही किसी और को लोन दिया तो वो तो उस लोन का पैसा को खर्चा करेगा, और हमने अजम्पशन लिया है, हमने अजम्पशन लिया है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक, तो वो जो एक्स पर्सन है वो वाई पर्सन को पेमेंट देगा, तो वो वाई पर्सन के अकाउंट में वो पेमेंट आ गया, बैंक उसका पैसा को साइड रखेगा एज अ लीगल रिजर्व, किसी और जेड पर्सन को लोन दे देगा, जेड पर्सन किसी और को पेमेंट करेगा तो किसी और पर्सन के अकाउंट में, प्राइमरी अकाउंट में पैसा आ गया, फिर बैंक वापस से लीगल रिजर्व साइड करेगा। ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में किया था ना, वैसे ही हो गया आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर भी हो गया। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि ये रहा फॉर्मूला, जितना भी लीगल रिजर्व रेशियो होगा उसके हिसाब से मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इज 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। सो अगर लीगल रिजर्व रेशियो मैंने पकड़ लिया है 20%, तो 1/20% यानी 5 टाइम्स। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि 1000 रुपए का 5 गुना 5000 रुपए ना बन जाए, 800 रुपए लोन का 5 गुना 4000 का लोन ना हो जाए, एंड 200 रुपए यानी लीगल रिजर्व रेशियो जो कि इनिशियल में 200 बना उसका 5 गुना 1000 रुपए का लीगल रिजर्व ना बन जाए।
तब तक ये प्रोसेस आपका गोल 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 घूमते रहेगा इकोनॉमी. दैट इज रिगार्डेड एज क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. आई होप आई एम क्लियर इन दिस. सबको समझ में आ गया? चले आगे बढ़ा जाए. शैल वी प्रोसीड गाइज? सर फिजिकल एजुकेशन में 100/100. क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन. पक्का आ रहा है ना? गड़बड़ नहीं हुआ है ना कुछ? चलो लेट्स प्रोसीड. नाउ सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक को हम लोग एपेक्स, एपेक्स यानी टॉप मोस्ट, सुप्रीम, सबसे ऊपर. मॉनेटरी बेस क्यों बोला जा रहा है या मॉनेटरी अथॉरिटी क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री. मॉनेटरी पॉलिसी किससे एसोसिएटेड है? क्रेडिट पॉलिसी से एसोसिएटेड है. यानी एक देश में वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई कितना होगा, उसका डिटर्मिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेंट्रल बैंक के ऊपर. मुंह धोने मुंह धो लो. वो डिपेंड करता है आपका सेंट्रल बैंक के ऊपर, उसके पॉलिसीज के ऊपर. ठीक है. सो दैट इज व्हाई सेंट्रल बैंक इज रिगार्डेड एज एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग. रेगुलेटिंग मींस कंट्रोलिंग द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी. डिफरेंस आप खुद से देख लीजिए फटाफट, जो भी आपको देखना है नजर घुमा लो एंड देन आगे बढ़ेंगे. मेन है फंक्शंस. मॉनेटरी पॉलिसी मैं दोबारा नहीं करा रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी कल थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में डिस्कस किया, बैंक रेट डिस्कस किया, ओपन मार्केट ऑपरेशन डिस्कस किया, सीआरआर डिस्कस किया, एसएलआर डिस्कस किया, मार्जिन डिस्कस किया, कंज्यूमर क्रेडिट डिस्कस किया, मॉरल सुएशन डिस्कस किया. ठीक है. सर लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन नहीं है आई थिंक ना सिलेबस में. है क्या? आई डोंट थिंक सो. इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस. अगर आपको करना भी है तो आप नहीं, नहीं है ना, नहीं है. आप एक या दो पॉइंट रीड करके यू कैन जस्ट लीव इट आउट. ठीक है. डेट कन्वर्शन बेटा जब वहां पे फिस्कल पॉलिसी में जाएंगे तब वहां बता देता हूँ. ठीक है. वहां पे है डेट रिडेम्पशन मेथड्स में. चलो आगे बढ़ा जाए. नाउ टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. बैंक ऑफ इशू का मतलब हो गया कि सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी है, पावर है कि वो इकोनॉमी का सारा करेंसी को इशू कर सकता है अकेले. क्यों करता है? यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए एंड मनी सप्लाई को इजीली कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. सेंट्रल बैंक हैज अ सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी नोट्स ऑफ द इकोनॉमी. बैंकर, फिस्कल एजेंट, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि जैसे पब्लिक का अकाउंट कमर्शियल बैंक में है, वैसे सरकार का भी तो खाता कहीं पे होना चाहिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को भी तो पेमेंट रिसीव करना है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी तो बहुत सारा काम होना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना है, तो वो आपका आरबीआई देखेगा. ठीक है. दैट इज टू बी हैंडल्ड बाय आरबीआई. बैंकर टू द बैंक का मतलब हो गया कि जब भी किसी कमर्शियल बैंक को दूसरे कमर्शियल बैंक को पेमेंट करना है, पेमेंट वगैरह या ट्रांजैक्शन होना है, वो आरबीआई के थ्रू रूट होगा. दैट इज बैंकर टू द बैंक. क्योंकि जो सीआरआर पोर्शन है कमर्शियल बैंक का, कैश रिजर्व रेशियो है, वो सेंट्रल बैंक के पास है. तो उसी कैश रिजर्व के बेसिस पे जब भी एक कमर्शियल बैंक को दूसरे कमर्शियल बैंक को पैसा भेजना होता है तो वो आरबीआई को इंस्ट्रक्ट कर देता है कि मेरा कैश रिजर्व को डेबिट करो, उसका क्रेडिट कर दो. तो अकाउंट सेटल हो जाता है जस्ट बाय ट्रांसफर एंट्री के थ्रू. ठीक है. एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया कि आपको जब भी कोई फॉरेन रेमिटेंस भेजना है, रेमिटेंस का मतलब जो फॉरेन ट्रांजैक्शन करना है. आपने क्लास 11 में कॉमर्स में पढ़ा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड में देयर इज समथिंग व्हाट इज आरबीआई कोड नंबर चाहिए होता है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड का डॉक्यूमेंट्स जब कॉमर्स में पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा आरबीआई कोड नंबर चाहिए. इसका मतलब कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन जो होगा वो आरबीआई के थ्रू ही होते हुए जाएगा. ठीक है. इज दैट क्लियर? वो हो गया आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सो आरबीआई सारे देश का फॉरेन करेंसी अपने कस्टडी में रखता है ट्रैक करने के लिए, ताकि किसी भी करेंसी का वैल्यू अगर अप डाउन होता है हमारे इंडियन करेंसी के टर्म में, आरबीआई उसको स्टेबलाइज कर सके. ठीक है. आरबीआई स्टेबिलिटी ला सके. दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इसके अलावा आरबीआई है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होने का मतलब हुआ कि जब भी कैश क्रंच होगा कमर्शियल बैंक का, एज द लास्ट पर्सन वो लोग किसको अप्रोच करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को. दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट.
क्लियरिंग हाउस का मतलब हुआ कि एक कमर्शियल बैंक को अगर दूसरे कमर्शियल बैंक को पैसा भेजना है तो आरबीआई को इंस्ट्रक्ट करके कैश रिजर्व के थ्रू ही भेजा जा सकता है. Sir, limitations are there in the syllabus of 2026. It is added this year though. Limitation has been added. Are you all sure? मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है. फ्रैंक टेक्स्ट बुक है किसी के पास? यहाँ पे तो हमारे स्टूडेंट्स तो कोई फ्रैंक यूज भी नहीं करते. अच्छा, हम लोग देख लेगा, ठीक है. लेट मी सी. होगा तो आप 2 पॉइंट खुद से पढ़ लीजिएगा. जस्ट एक बार फ्रैंक टेक्स्ट बुक हो ना तो मैं देखो ना यहाँ आदित्य एक बार नीचे से जाओ ना, नीचे बुक होगा या यहाँ एक बार नजर घुमा लो. हाँ है. जस्ट 1 सेकेंड. Pragati is saying limitation is not there in the syllabus. Somebody is saying limitation is there in the syllabus. क्या ही जाएगा, 2 पॉइंट पढ़ लो ना बाबा. क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है लिमिटेशन. जस्ट 1 सेकेंड. The total amount of cash reserves in a country determines the amount of credit that can be created. The larger is the cash reserve available in the economy, the larger will be the credit created by commercial bank and vice versa. But the total availability of cash in the economy will determine the amount of cash with the public, which in turn determines the primary deposit made with the commercial bank. The power of credit creation is limited by the primary deposits with them. Okay, first point is saying that credit creation depends upon कितना primary deposit आ रहा है commercial bank के अंदर में. अब मान लीजिए पब्लिक कैश को अपने घर पे सेव करके रख ले एंड वो लोग अगर प्राइमरी डिपॉजिट में डाले ही ना, पैसा ही ना डाले बैंक में, तो क्या क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन. सो क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश विद द बैंक, व्हिच इफ केप्ट विद द पब्लिक, in that case आपका there is a limitation, credit create नहीं हो पाएगा. That is the first limitation. Second is that cash reserve ratio. Now cash reserve ratio serves as a limitation because RBI has a power to increase the cash reserve ratio and decrease the cash reserve ratio. So if मान लीजिए commercial bank wants to create credit but then RBI can always restrict it by confusion ही confusion. क्या confusion ही confusion? पढ़ा तो रहा हूँ भाई. So if RBI increases the cash reserve ratio, automatically the credit creation capacity of the commercial bank gets squeezed. That is the second limitation. Third बोला है banking habit of people. Now, if people are not habituated of saving their money into the bank, automatically the cash availability with the bank will be less, as a result of which not much amount can be created through credit creation process क्योंकि लोन नहीं जा पाएगा. ये हो गया आपका limitation. ठीक है. 3 या 4 पॉइंट है, आप खुद से रीड करके 2 पॉइंट कुछ देख सकते हो. गॉट इट? चल, कहां थे हम लोग? क्लियरिंग हाउस बता दिया. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. अब आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसी के थ्रू अपना क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है. मॉनेटरी पॉलिसी आपका हो गया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. प्लीज याद रखिएगा दैट क्वांटिटेटिव पॉलिसीज में जब चेंज आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आ रहा है, वो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट कर रहा है, ओवरऑल मनी सप्लाई को. क्वालिटेटिव ऑन द अदर हैंड आर स्पेसिफिक पॉलिसीज जो कि स्पेसिफिक बैंक्स एंड स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करने के लिए बनाए जाते हैं. आई होप दैट इज क्लियर. डू आई नीड टू टीच द बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर वंस अगेन? क्या दोबारा से मेरे को पढ़ाने की जरूरत है? मैंने थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा दिया है. इज देयर एनी स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें आपको डाउट है तो आप पूछ लो, मैं बता देता हूँ. रेपो एंड रिवर्स रेपो कौन सा? रेपो रिवर्स रेपो बता दे एक बार. रेपो रिवर्स रेपो कंफ्यूजन रहता है लोगों को, एक बार उसको क्लियर कर दे. उसके अलावा तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारा आता ही होगा आप लोगों को. हम लोग रिवर्स रेपो रेपो कल ही डिस्कस किया है आशी. रेपो रेट सर, हाँ बोल रहे हैं. बस एक बार प्लीज मार्जिन रिक्वायरमेंट भी थोड़ा समझा दीजिएगा. ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ. ये 3 चीज समझा दे रहा हूँ, रेपो, रिवर्स रेपो एंड मार्जिन. फाइन. देखो,
रेपो रेट और बैंक रेट एक ही चीज है, ठीक है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। नाउ रेपो रेट बोलो या आप बैंक रेट बोलो, एक ही चीज हुआ, ठीक है। बट अंतर ये है कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट जो दोनों ही यूज होता है वो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में होता है। मतलब बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज जब होता है ना, उसके थ्रू पैसा जो पैसा का जो ट्रेडिंग होता है आरबीआई का विद कमर्शियल बैंक, उसको हम लोग रेपो या रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज इज योर हाईलाइट, इसको ध्यान रखिएगा बाइंग सेलिंग के थ्रू। स्टार्टिंग विथ रेपो रेट। रेपो रेट का अगर आप डेफिनेशन पकड़ो, आपको क्या समझा है? रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच repo rate is the rate of interest at which RBI central bank lends to commercial bank। क्या बोला मैंने? lends। आरबीआई अगर लैंड दे रहा है, पैसा दे रहा है कमर्शियल को, तो बदले में कमर्शियल क्या कर रहा होगा? सेल कर रहा होगा। क्या सेल कर रहा होगा? सिक्योरिटी। इतना माथा में घुसा? इतना माथा में गया? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच reverse repo rate is the rate of interest at which RBI borrows। बोरोज मतलब क्या हुआ? कमर्शियल बैंक ने लेंड किया, आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक। मतलब कमर्शियल बैंक लेंड कर रहा है किसको? आरबीआई को। आरबीआई बोरो कर रहा है, कमर्शियल लेंड कर रहा है। तो अगर आरबीआई बोरो कर रहा है तो इस बार सिक्योरिटी किधर जा रहा होगा? सो कमर्शियल बैंक क्या करे? कमर्शियल बैंक बाइज सिक्योरिटी फ्रॉम आरबीआई एंड उसके बदले अपना पैसा रखता है यहाँ पे, जिसको हम लोग पार्क करना भी बोलते हैं, पार्किंग। रिवर्स रेपो रेट को पार्किंग ऑफ फंड्स भी बोलते हैं। कमर्शियल बैंक अपना फंड दो जगह पार्क कर सकता है, या तो आरबीआई के पास पार्क कर ले या तो पब्लिक के पास पार्क कर ले जाके। बट वो उसके लिए देखेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन का टाइम है। अगर आरबीआई लेंड करे कमर्शियल बैंक को, तो उसको रेपो रेट क्या कर देना चाहिए? इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करना है? आरबीआई को डिस्करेज करना है कमर्शियल बैंक को पैसा लेने से, ताकि क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाए, क्रेडिट स्क्वीज हो जाए इकोनॉमी में। तो वो क्या करेगा? रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही रेपो रेट को इंक्रीज करेगा, कमर्शियल बैंक इज गेटिंग एक्सपेंसिव लोन फ्रॉम आरबीआई, सो इन अदर वर्ड्स कमर्शियल बैंक विल नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई। अच्छा, अब एक बात बताओ, कमर्शियल बैंक बोरो करने क्यों जाता? पैसा नहीं है तभी तो बोरो करने गया है ना। पैसा नहीं है तभी तो बोरो करने गया है। एंड उल्टा आरबीआई अगर ज्यादा रेपो रेट पे अगर इंटरेस्ट पे अगर आपका लोन देगा कमर्शियल बैंक को, सो कमर्शियल बैंक विल गेट डिस्करेज, इट विल नॉट बोरो। सो वंस दे डू नॉट बोरो, दे डू नॉट हैव फंड टू गिव आउट लोन्स टू द पब्लिक, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच पब्लिक के हाथ में पैसा गया नहीं, लोन गया नहीं, तो क्रेडिट क्रिएशन यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा? धीरे 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 छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन इज कर्व्ड, इन्फ्लेशन इज वाइप्ड आउट। डिफ्लेशन के टाइम पे, डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप कब आता है? जब आपका देयर इज अ डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड, मतलब आपको एग्रीगेट डिमांड का साइज को बड़ा करना है, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज करना है। तो डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को कम कर देगा। मतलब कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन मिल रहा है तो वो लोग और लोन लेगा, और लोन लेगा तो पब्लिक को और लोन देगा, और पब्लिक को और लोन देगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या होता है? जस्ट बिकॉज नाम रिवर्स रेपो रेट है, इसका मतलब ये नहीं उल्टा हो जाएगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाया ही जाता है। क्यों? क्योंकि अगर रिवर्स रेपो रेट बड़ा कर दिया और कमर्शियल बैंक ने अभी इनको पैसा दे दिया, मतलब आरबीआई को अभी नहीं, फ्यूचर में, नॉट नाउ, फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। आरबीआई विल पे इंटरेस्ट इन द फ्यूचर, सो दैट मेक्स द लोन अट्रैक्टिव ना। कमर्शियल बैंक बोलेगा मैं पब्लिक को लोन दूं, उससे अच्छा आरबीआई को दे देता हूं, इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, अभी नहीं फ्यूचर में। तो इन्होंने अपना पैसा लिया और आरबीआई के पास रख दिया, अभी तो कंगाल हो गए, अभी तो पब्लिक को पैसा नहीं दे सकते, मेरा सरप्लस फंड तो आरबीआई के पास पार्क है, तो हम तो पब्लिक, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव लोन्स टू पब्लिक, ऑटोमेटिकली क्रेडिट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड राइट नाउ। अब फ्यूचर में क्या होगा वो फ्यूचर का देखा जाएगा, अभी फिलहाल तो कंट्रोल हो गया ना सब कुछ। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क।
एंड डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को छोटा कर देता है, कम कर देता है, ताकि पब्लिक को लोन देना ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आरबीआई के पास अपना फंड पार्क ना करें, पब्लिक को लोन दे, ऑटोमेटिकली क्रेडिट विल इंक्रीज, क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी. Am I absolutely clear? Am I crystal clear with repo and reverse repo rate? Understood, everybody? So repo rate is the rate of interest at which RBI gives loans to commercial. How is it done? By selling securities. But basically RBI buys securities and commercial banks sell security. Understood? And reverse repo rate is the rate of interest at which central borrows from commercial bank. And how is it done? When commercial bank buys security, RBI sells security. जो भी आप बोलो, इसका buying हो गया तो इसका selling हो गया, इसका selling हो गया तो इसका buying हो गया. इतना तो कर लेगा ना? Clear ना? Got it? Sir, your teaching is the best. Thank you so much. Oh, this means a lot. Thank you so much. चले, और क्या बोला था, किसी ने बोला था मार्जिन समझा दीजिए, राइट? मार्जिन रिक्वायरमेंट कुछ नहीं, मार्जिन बहुत इजी है. आप जब भी बैंक के पास लोन लेने जाएगा, बैंक आपसे मॉर्गेज मांगेगा, गिरवी मांगेगा. क्या गिरवी मांगेगा? सिक्योरिटी. आप जितना भी सिक्योरिटी का जो भी वैल्यू प्रेजेंट करेगा बैंक, क्या उस पूरा अमाउंट का लोन कभी भी दे देगा आपको? नहीं देगा. आपने 10 लाख का सिक्योरिटी दिखाया, बैंक आपको 10 लाख रुपीस लोन देगा? नहीं. अब आप लॉजिक लगाओ, आप घर लेने जाते हो, होम लोन के लिए जाते हो ना, अब आपको लगता होगा होम लोन में मॉर्गेज क्या देना पड़ता है? वो घर खुद. आपने अगर 50 लाख का घर लेना है, एक फ्लैट लेना है, मॉर्गेज क्या है? 50 लाख खुद, जो घर ले रहे हो वो खुद. बैंक आपको कितना का लोन देगा? अगर आपका घर का वैल्यू 50 लाख रुपए, बैंक आपको बोलेगा हम सर हम आपको सिर्फ 35 लाख दे देंगे लोन, बाकी 15 लाख आपको क्या करना है? डाउन पेमेंट दीजिए खुद से. सो वो जो 15 लाख बैंक ने नहीं दिया, दैट इज मार्जिन. So margin is the difference between the value of security. What is the value of house? 50 lakh rupees of flat. How much loan is being sanctioned on the part of bank? 35 lakh. So what is the margin over there? 15%. Understood? So margin is the difference between the value of security and the amount of loan which is granted on the part of commercial bank. Why do they do it? क्योंकि कल को if you do not pay that loan amount, बैंक को सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट भी तो रिकवर करना है. तो वो तो आपका पूरा 50 लाख का घर भेज देगा, एंड उसका 35 लाख प्रिंसिपल तो मिल गया उसको, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो भी मिल गया. एट द सेम टाइम जो हाउस अप्रिशिएट किया होगा उसका भी वैल्यू मिल जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज डन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ आ गया मार्जिन रिक्वायरमेंट? आई होप आई एम क्लियर. सर आ गया एग्जाम देके, अब इकोनॉमिक्स का है. चलो परफेक्ट, बढ़िया, अच्छे से फतेह करते इकोनॉमिक्स को. आ जाइए. एंड क्वालिटेटिव मेथड में भी आप एक बार देख लो, अगर कोई है तो मैं समझा दे रहा हूं, इसके अलावा अदरवाइज वी आर गुड टू गो. बस और तो कुछ नहीं है ना इसमें, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ही है खाली. डिफरेंस. Is that clear? Sir, when national income? Tomorrow, dear, tomorrow. National income? Tomorrow. Vibha Pandey is asking what is real interest rate? बताइए क्या होता है रियल इंटरेस्ट. नाउ आई एम नॉट एक्टिंग लाइक दैट टीचर जिसको नहीं आता है, हाँ मेरे को पता है, मैं आपको याद कराता हूँ. रियल जीडीपी किया है आपने, अब बच्चा बोलेगा सर ने कहा बताइए आप, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, सर को भी नहीं आता है इसीलिए सर पूछ रहे. नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको याद कराता हूँ कहाँ से. रियल जीडीपी याद है आपको? क्या बोलते हैं हम लोग रियल जीडीपी को? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को डिफ्लेट करते हैं ना, सेम उसी को भी हम लोग रियल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं. रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब हुआ, अब मान लीजिए मैं आपको बैंक पे इंटरेस्ट दे रहा हूं 6% का, और एनुअली इन्फ्लेशन आ रहा है 7% का. आप ग्रो कर रहे हो या डीग्रो कर रहे हो? आप डीग्रो कर रहे हो. कैसे डीग्रो कर रहे हो? मैंने बैंक में आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं आपके वेल्थ पे, या जो भी आपका अमाउंट है 6%, महंगाई हर साल आ रहा है 7% से,
आप -1% से डिग्रो कर रहे हो, उसी को हम लोग रियल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं. इंटरेस्ट रेट विच इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज रियल इंटरेस्ट रेट. Is that clear? When we adjust our interest rate on the part of bank for inflation, that is real interest rate. Is that clear, Vibha Pandey? Thank you. Yeah, most welcome. So credit rationing once. Rationing क्या होता है? What is rationing? Rationing is basically upper limit. कोई भी कमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट दे सकता है उसके ऊपर एक अपर लिमिट लगा देना को राशनिंग बोलते हैं कि आप इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते. ठीक है, दैट इज राशनिंग. एंड आई होप दैट्स क्लियर. आप एक बार नजर घुमा लो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव. 2 minutes ब्रेक एंड देन वील स्टार्ट ऑफ विद बैलेंस ऑफ पेमेंट. वील स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ पेमेंट. सर क्या क्रेडिट राशनिंग और एसएलआर सेम होता है? नो 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 नो, it's not the same. SLR is the amount which every commercial bank will have to keep with themselves, and rationing basically deliberately सेंट्रल बैंक करता है कमर्शियल बैंक के ऊपर कि आप या तो इतना अमाउंट से ज्यादा का लोन नहीं देंगे या तो इतना परसेंट ऑफ योर टोटल डिपॉजिट नहीं देंगे. ठीक है. सर न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर में है? न्यूमेरिकल इज फ्रॉम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट. अगर काउंसिल ब्रूटल नहीं होगा तो बजट से नहीं ही देना चाहिए मेरे हिसाब से. आज तक तो कभी आया नहीं है, बट यू नेवर नो. आरडी पीडी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट ना दे दे निकालने तो अच्छा होगा. और नेशनल इनकम, दैट्स ऑल. यही 4 चैप्टर्स है. ठीक है. यस विभा. चले 2 minutes ब्रेक एंड देन वील स्टार्ट ऑफ विद बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है.
चलिए स्टार्ट करें। Shall we proceed? I don't know why sir is getting 2 less views instead of teaching much better. अच्छे लोगों का कदर नहीं होता इसीलिए। अभी मैं अगर नाचना वाचना शुरू कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा, I still remember that chemistry का वीडियो। It was very funny। कह दो ना CH2, कह दो ना +2, कह दो ना करके अगर मैं अभी पढ़ाऊँ तो व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। वी आर हियर टू टीच। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन अपने जगह पे है, बट अपार्ट फ्रॉम टीचिंग जस्ट कंटेंट क्रिएशन, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, नो नथिंग टू से इन दैट। लेट्स गो, लेट्स गेट गोइंग विद BST बोल रहा हूँ, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऐसा नोट्स नहीं है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू हैंड रिटन रिविजन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले टू बिगिन विथ, बहुत इजी चैप्टर, पता नहीं क्यों इतना हवा बना के रखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, लोग क्यों इतना डरते हैं BOP से। इट्स नॉट एट ऑल टफ, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, नाउ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो इट इज इंटरनेशनल, इट इज नथिंग जस्ट द इंटरनेशनल अकाउंटिंग। जितना भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसका जब रिकॉर्ड कीपिंग किया जाएगा उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, कीवर्ड का अगर बात किया जाए तो पहला कीवर्ड है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। BOP is a systematic record, first keyword. Second keyword is of all economic transaction. Why do we say economic transaction? Only those transactions which can be measured in terms of money, they are to be recorded in the balance of payment. Systematic record of all economic transaction between two parties. आपको पता है कोई भी transaction होगा तो दो पार्टी इन्वॉल्व होगा, एक डेबिट साइड में जाना है, क्रेडिट साइड में जाना है। ठीक है, सो बिटवीन द रेसिडेंस ऑफ होम कंट्री एंड द रेसिडेंस ऑफ फॉरेन कंट्री, ये हो गया आपका दो पार्टी। One has to be a recipient country, recipient यानी जो रिसीव करेगा पैसा, one has to be a payee country जो कि पे करेगा। So between the residents of home country and the foreign country in a year का मतलब हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्लो कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग ईयर आपका 1 अप्रैल 31 मार्च के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी बनाया जाता है। ठीक है, सो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between the residents of home and foreign country in a year. Is that clear? Now coming to the categories of balance of payment या account, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्पेक्ट क्या है। बैलेंस, जैसे अकाउंटिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं वैसे BOP के भी दो एस्पेक्ट है। क्या क्या एस्पेक्ट है? एक है आपका डेबिट एस्पेक्ट एंड एक है आपका क्रेडिट एस्पेक्ट। आपने जब क्लास 11 में अकाउंट्स बनाया होगा तो वहां पे नॉमिनल अकाउंट का लॉजिक सीखा होगा ना, golden rule में nominal account, debit all the assets and expenses and credit all the incomes and gain. Debit all the assets and expenses, expenses मतलब जितना भी खर्चा होगा हमारे देश से, यानी जो जो पैसा बाहर की तरफ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, डेबिट साइड में जितने भी आउटफ्लोज होंगे मनी के, यानी जिसको पेमेंट बोला जाता है, जो भी पेमेंट होगा, कहां से पेमेंट होगा। नाउ डोंट जज मी फॉर माई ड्रॉइंग, एज आई ऑलवेज से, ये बहुत ही गंदा भारत बनाया है मैंने, बट ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी पैसा भारत से निकल के, अब ये मान लो गंदा सा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, या अमेरिका है, जो भी आप समझ लो, डॉलर्स के टर्म्स में जा रहा है, उसको हम लोग डेबिट साइड में डालेगा। ठीक है, सारा आउटफ्लोस को डेबिट साइड में डालेगा। एंड जो जो पैसा भारत के अंदर में आ रहा होगा, ये आउटफ्लो हो गया, ये इनफ्लो हो गया, जो जो पैसा अंदर आएगा वो सारा आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि वो हमारा इनकम हो गया। सो क्रेडिट साइड पे क्या दिखाना है? इनफ्लोस को दिखाना है। एंड जितने भी रिसीट्स आ रहे हैं बाहर से, रिसीट्स यानी जो भी पैसा अंदर तरफ आ रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे। क्या इतना क्लियर है? हमारा भारत महान, जय हिंद। यस, क्या इतना क्लियर है?
गया दिमाग में, ठीक है। नाउ जब भी आप कोई भी पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, इट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड इन अकाउंटिंग टर्म। मतलब कीवर्ड्स जो है, आउटफ्लोज एंड डेबिट का आना, इनफ्लोज एंड क्रेडिट का आना इज मैंडेटरी इन योर आंसर। इट इज मैंडेटरी, नंबर आपको उसी के ऊपर मिलता है। What is meant by money and capital market in the open market operation? पूरा रामायण खत्म हो गया, उसके बाद लास्ट में बच्चा के पूछता है हरण किसका हुआ था? मनी मार्केट इज बैंक एंड कैपिटल मार्केट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। शेयर मार्केट को आप फाइनेंशियल मार्केट भी बोल सकते हो एंड मनी मार्केट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक। जब आप पढ़ रहे थे कॉमर्स में, मार्केटिंग चैप्टर कर रहे थे, टाइप्स ऑफ मार्केट था, वहां पे भी था आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आप लोग को रिलेट कुछ नहीं करते हो ना, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग छोड़ देते हो, दैट इज योर प्रॉब्लम। आपको सिखाया ही नहीं गया है, सारे सब्जेक्ट जुड़ते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम क्यों है? स्ट्रीम कोई कारण से है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नाउ कमिंग टू डिफरेंट अकाउंट्स, कौन कौन सा अकाउंट बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले आता है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट आता है, देन बनता है आपका कैपिटल अकाउंट। अब मेरा बात सुनिए, करंट अकाउंट को पहले बनाया जाता है ना, बोल के आप मान लीजिए कुछ एक उनका अकाउंटिंग बनाने का एक फंडा होगा, मतलब एक फॉर्मेट होगा। क्योंकि करंट अकाउंट पहले बनता है, कैपिटल बाद में बनता है, बोल के करंट अकाउंट को हम लोग अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अबव द लाइन ट्रांजैक्शन इज करंट अकाउंट एंड जितने भी बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन होंगे, वो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा होगा वो होगा आपका ऑटोनॉमस। वर्ड ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। कुछ भी हो सकता है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि करंट अकाउंट हमेशा इक्विलिब्रियम में आए। सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। उसी को हम लोग एडजस्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट में लाके, बोल के कैपिटल अकाउंट का बहुत बड़ा रोल है इन सेइंग अकोमोडेटिंग, ठीक है। अकोमोडेट करने का मतलब होता है पोजीशन करना। करंट में जो भी इम्बैलेंसेस आए उसको बैलेंस आउट करना कैपिटल अकाउंट में, ताकि ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट इसीलिए क्योंकि वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का मतलब क्या है कि लास्ट में वो हमेशा किस में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, कभी भी सरप्लस या डेफिसिट पे नहीं छूटेगा। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हमारा आएगा, सबसे पहले अगर मैं करंट अकाउंट का बात करूं, करंट अकाउंट में दो मेन कैटेगरी में तोड़ा जाएगा। एक आएगा आपका विजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड जिसको आप बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हो, विजिबल ट्रेड या जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हो। इसमें क्या आएगा आपका? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्स माइनस एम, याद है ना आपको एग्रीगेट डिमांड का? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा, खाली खाली विजिबल मतलब हो गया गुड्स आएगा। एंड दूसरा साइड में आएगा आपका इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल यानी इनविजिबल में तीन हिस्सा में इसको तोड़ा जाएगा। क्या क्या आएगा इसमें? एक तो आएगा सर्विसेज, और वो भी ये कौन सा सर्विस हो गया? ये नॉन फैक्टर हुआ। नॉन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? फैक्टर सर्विस क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के केस में जो सर्विस गया है वो फैक्टर हुआ। नॉन फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को छोड़ के बाकी सारा जो सर्विस हुआ वो नॉन फैक्टर हुआ। ट्रैवलिंग हुआ, टूरिज्म हुआ, इंश्योरेंस हुआ, शिपिंग हुआ, आउटसोर्सिंग हुआ, टेलीकॉम हुआ, ये सब आपका नॉन फैक्टर है, वो दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा है आपका यूनिलैटरल। सर्विस के बाद आता है यूनिलैटरल, ये आपने नेशनल इनकम में भी किया होगा। यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड। यूनी मींस वन, लैटरल मींस ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर। इसमें भी क्या क्या आ सकता है? इसमें भी दो चीज आ सकता है, डोनेशन, एक तो बाहर से डोनेशन आ रहा है या फिर एड्स आ रहे हैं, एड्स आ रहे हैं। और उसी एड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रांट्स इन एड बोल के आपने सुना होगा, या एड्स बोलते हैं, ठीक है। असिस्टेंस आ रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। Alok is saying, can you please upload this to the free study material? Alok, please simultaneously, if you can note it down, it will be of much help. ऐसे तो आप कामचोर बन जाएंगे, सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होगा, आप साथ साथ में बनाइए, ज्यादा असरदार होगा, ठीक है। यूनिलैटरल हो गया। एंड तीसरा हो जाएगा आपका, थर्ड वन विल बी, just one second,
थर्ड वन विल बी अदर भी बोला जाता है या उसको इंटरनेशनल इंटरनेशनल इनकम भी बोल सकते हैं। अब इंटरनेशनल इनकम भी आप कैसे कमा सकते हो? दो तरीका से, या तो आपको मिला इन्वेस्टमेंट इनकम। नाउ आई एम नॉट सेइंग इन्वेस्टमेंट, आई एम सेइंग इन्वेस्टमेंट इनकम। ये इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब क्या हुआ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि क्या? शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिल गया, लोन दिया आपने तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, ये हो गया आपका। सर एग्जाम खत्म, ठीक है, नेशनल इनकम में पढ़ा है। वेजेस सैलरीज इन कैश हो गया, कंसिडरेशन इन काइंड हो गया, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन हो गया, उसी में आपका पेंशन वगैरह भी इधर आ जाएगा, ठीक है, उसी वगैरह में आपका पेंशन भी आ जाएगा। सर आलू खाओगे तुम मार खाओगे, ठीक है, गॉट इट, आ गया। ये हो गए आपके कैटेगरीज ऑफ करंट अकाउंट। अब इसमें आपको समझाना क्या है? अकाउंटिंग लॉजिक। कोई भी, चाहे विजिबल गुड हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे यूनिलैटरल हो, या चाहे इंटरनेशनल इनकम हो, अगर रिसीव हो रहा है, सपोजिटली मान लीजिए एक्सपोर्ट है, आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया, आपने बाहर बेचा तो उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। देयर इज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपने सर्विस बेचा, बदले में पैसा मिला, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आपको मिले हैं, इफ यू हैव रिसीव्ड यूनिलैटरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपको इंटरनेशनल इनकम मिला है तो क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट वहीं अगर आपने पे किया है, लाइक इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ, या यूनिलैटरल अगर आपने पे किया है, या आप इंटरनेशनल इनकम बाहर लेके जा रहे हो, it will all result in outflow of foreign currency and it will appear on the debit side of balance of payment. Is that clear up till now? Is that clear up till now? Is that clear up till now? आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। Give me a green signal. Yeah. Let's proceed. Yes, unilateral कोई बहुत अच्छा कीवर्ड दिया मेरे को। यूनिलैटरल में हम लोग बोलते हैं there is no quid pro quo. What is the meaning of pro quo? Quid pro quo का मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक। एंड नो लगाने का मतलब देयर इज नो गिव एंड टेक, वन साइडेड है, मिलेगा बदले में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, या तो पाएगा या तो देना कुछ नहीं पड़ेगा, या तो देना पड़ेगा बदले में कुछ नहीं आएगा। दैट इज नो क्विड प्रो क्यो। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अकाउंट विच इज आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बन गया, अब बारी आपका कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट में दो ही चीज शो किया जाएगा, एक तो हो गया आपका कैपिटल रिसीट्स एंड एक हो जाएगा आपका कैपिटल पेमेंट, ठीक है, कैपिटल रिसीट्स या फिर कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसीट्स क्या है? इसके दो कैटेगरी, या तो जब आप लोन ले रहे हो, बोरोइंग्स ले रहे हो, तो आपको कैपिटल रिसीट आ रहा है बाहर से, या तो आपके पास जो भी एसेट है उसको अगर आप बेच दो तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया, तो वो कहलाएगा आपका डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स बोल सकते हैं, व्हेन यू आर प्रोसीडिंग विथ योर डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। लोन अगर लेगा तो ये आपका लायबिलिटी क्या करेगा? बढ़ा देगा। डिसइन्वेस्ट करेगा तो ये आपका एसेट क्या करेगा? एसेट को घटा देगा। तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो कैपिटल रिसीट को? Capital receipts are those receipts which brings an increase in the financial liability of the economy and a reduction in the financial assets. On the other hand, capital payment में क्या आ जाएगा? Capital payment में आ जाएगा रीपेमेंट। किसका रीपेमेंट? रीपेमेंट ऑफ लोन्स आ जाएगा एक कैटेगरी, एंड दूसरा क्या आ जाएगा आपका? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स, जब आप इन्वेस्ट करोगे पैसा तो उसके बदले भी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो हो गया आपका कैपिटल पेमेंट। अगर आप रीपेमेंट ऑफ लोन कर देते हो तो आपका लायबिलिटी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका एसेट्स क्या हो जाएगा? increase. So capital payments are those payments which brings a reduction in the liability and an increase in the financial assets. Now ये जो सारा कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट है, हमारे देश का दूसरे देश के साथ किस तरीके से हो सकता है? दो ही तरीका है होने का, एक है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप क्या करते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? आप क्या करते हो? बेसिकली योर इंटेंशन इज टू गेन कंट्रोल ऑन टू एन एंटरप्राइज इन सम अदर कंट्री। आप ओनर बनना चाहते हो
Sir, how to develop an accent like you? Do I have an accent? I think my accent is Indian accent. There is neither am I speaking in British accent nor am I using American accent. It is crisp Indian देसी शुद्ध accent है हमारा, ठीक है, जो कि क्लियर है. चलो जोक्स अपार्ट. सो एफडीआई के केस में जब आप पैसा दूसरे देश में लेके जाते हो, व्हेन यू टेक दैट मनी अब्रॉड, योर इंटेंशन इज टू गेन ओनरशिप आउट ऑफ इट. दो तरीका से हो सकता है एफडीआई. या तो आप अपना खुद का पूरा बिजनेस बाहर लेके चले जाओ. सपोजिटली आर्यन ट्यूटोरियल्स हम लेके दुबई में चला गया. दुबई में भी आईसीएसई स्कूल है, वहां पे एक कोचिंग शुरू कर दी, वहां का हम ओनर बन गया, हम बोलेगा एफडीआई हो गया. या किसी एग्जिस्टिंग फॉरेन एंटरप्राइज का 51% शेयर स्टेक्स अगर हम खरीद लें तो भी एफडीआई आपका हो जाएगा. इंटेंशन इज ओनरशिप. पोर्टफोलियो के केस में आप जस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, योर इंटेंशन इज नॉट ओनरशिप. आप बस पैसा लगा रहे हो फॉरेन एंटरप्राइज में, क्रिप्टो ले लिया या एप्पल का स्टॉक्स खरीद लिया. क्यों? क्योंकि आपको रिटर्न्स चाहिए. ये हो गया आपका इंटेंशन. इन दोनों को मिला के, इन सबको एक्चुअली एग्जैक्टली मिला के क्या नाम रखा जा सकता है इनका? इनको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स. ठीक है, कैपिटल मूवमेंट, या ये हो गए हमारे कैपिटल ट्रांसफर्स. अब अगर इंडिया ने एफडीआई एंड पोर्टफोलियो अब्रॉड में किया तो वो पैसा बाहर लेके जा रहा है, कैपिटल मूवमेंट बाहर हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड. बट अगर कोई फॉरेन कंट्री एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इंडिया में आके करे, मतलब वो कैपिटल लेके आ रहा है अंदर में, इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. गया इतना दिमाग, इतना इतना चीज गया. बट इसके ऊपर जो भी रिटर्न्स जाएंगे, डिविडेंड वगैरह जाएंगे, वो आपका करंट अकाउंट से जाएगा. प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है. If a foreigner invest in Tata Motors, which foreigner invest in Tata Motors, यहाँ पे it will appear in the capital account of the credit side. क्योंकि टाटा मोटर इंडिया में है, फॉरेनर आके अगर यहाँ का स्टॉक्स ले रहा है टाटा का, तो कैपिटल मूवमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. इज दैट क्लियर? सर डाउट सेशन कराएंगे, अभी नहीं बट कराएंगे. हाँ, टाइम परमिट करेगा तो डेफिनेटली कराएगा, ठीक है. सर सीबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक्स एग्जाम हेल्ड ऑन टुडे. हेल्ड ऑन टुडे या हेल्ड टुडे? सर कैमरा के पीछे कुछ है जो आपको देख रहे हैं. कैमरा के पीछे मेरे स्टूडेंट्स ही है जो मेरे को देख रहे हैं. चलो आगे बढ़े, ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी क्यों अटक रहा है, जब भी कोई भी कैपिटल ट्रांसफर इकोनॉमिक, कोई भी कैपिटल ट्रांसफर इकोनॉमिक मोटिव से हो रहा है, इकोनॉमिक मोटिव से हो रहा है. इकोनॉमिक मोटिव का मतलब क्या हो गया? यू जस्ट वांट टू हैव रिटर्न्स एंड अर्निंग. तो वो खुद ब खुद हो रहा होगा इकोनॉमिक मोटिव से, बोल के उसको ऑटोनॉमस बोलेंगे, ठीक है. इट इज रिगार्डेड एज ऑटोनॉमस फ्लोज, इंडिपेंडेंटली हैपनिंग. बट व्हेन समथिंग इज डेलिबरेटली डन, डेलिबरेटली का मतलब क्या हो गया? जानबूझ के. आप क्यों करते हो डेलिबरेटली? टू एडजस्ट. किसको एडजस्ट करने के लिए? बीओपी का. डेलिबरेटली डन टू एडजस्ट बीओपीज डिसइक्विलिब्रियम को, यानी सरप्लस बीओपी है या डेफिसिट बीओपी है, उसको अगर ठीक करने के लिए आप डेलिबरेटली कर रहे हो, देन उसको हम लोग बोलेगा अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कैपिटल अकाउंट से अकोमोडेट किया जाता है बीओपी को इक्विलिब्रियम में ब्रिंग बैक करने के लिए. आई होप आई एम क्लियर. सर सीबीएसई बोर्ड की तरह आईएससी बोर्ड का पेपर होगा? सीबीएसई बोर्ड से टफ होगा हमारा. सीबीएसई बोर्ड फिर भी आसान आता है. आई हैवंट सीन द सीबीएसई का पेपर अभी तक. वंस आई सी आई लेट यू ऑल नो, बट इट विल बी टफर. हमारा आईएससी इतना आसान नहीं है, ठीक है. ठीक है, चले आगे बढ़े. आ गया समझ में यहां तक? डन. नेक्स्ट क्या है? सो करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया. अब हमें क्या करना है? क्या है अगला टॉपिक? यहां से
कैटेगरीज ऑफ, नहीं पहले तो कैटेगरीज ऑफ बीओपी है, कैटेगरीज ऑफ बीओपी एंड देन एडवर्स बीओपी। नाउ सो बीओपी में कैटेगरीज कौन कौन से बनेंगे? बीओपी में कैटेगरीज कौन कौन से बनेंगे? तीन कैटेगरीज बनेंगे। एक तो हो गया आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड खाली विजिबल आइटम को दिखाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स को दिखाएगा। फिर है आपका बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जिसमें ट्रेड भी आएगा, साथ ही साथ बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स भी आएगा, एंड साथ ही साथ बैलेंस ऑफ, सर गलत इंग्लिश नहीं सुन सकते इसीलिए हिंदी में बोलो सब। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आएगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल भी आएगा, एंड बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स भी आएगा। एंड तीसरा अकाउंट, तीसरा कैटेगरी बनेगा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट आ जाएगा। इनमें से कोई भी आपका डिफरेंस आने का बहुत हाई चांस है, लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सो एक तो मीनिंग लिख देना, दूसरा कंपोनेंट लिख देना, ठीक है। बैलेंस ऑफ करंट या कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आ सकता है, मीनिंग लिख देना, कंपोनेंट लिख देना, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लिख देना। करंट अकाउंट में रेगुलर रेकरिंग होता है, कैपिटल अकाउंट में आपका एसेट लायबिलिटी से एसोसिएटेड होता है। हो जाएगा, कर लेगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम के ऊपर, यानी कॉजेस फॉर एडवर्स बीओपी। एडवर्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बीओपी, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों केस में आ सकता है, सरप्लस भी डेफिसिट भी। सरप्लस इज नॉट अ प्रॉब्लम, सरप्लस इज अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। एक्सपोर्ट्स अगर हम लोग ज्यादा करें अच्छा बात है, सप्लाई ऑफ डॉलर्स हमारे पास ज्यादा होगा, हम लोग ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स बना के रख पाएंगे। कल को अमेरिका हमें पिनिंग अगेंस्ट द वॉल नहीं कर पाएगा, हमें धमकी नहीं दे पाएगा अगर सरप्लस होगा तो, ठीक है। बट डेफिसिट है देन इट इज अ थ्रेट, then there is a shortage of foreign currency which needs to be tackled. So what are the causes of adverse BOP and how the rectification takes place? That is the next topic. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला कॉज क्या होता है एडवर्स बीओपी का? सबसे पहला कॉज होगा आपका फॉल इन फॉरेन डिमांड। आप कुछ गुड्स जो बाहर के देश को बेचते थे, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड पैटर्न चेंज हो गया, उन्होंने आपसे गुड्स लेना बंद कर दिया, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इंडिया का एक्सपोर्ट्स नीचे आ जाएगा, इंपोर्ट तो उतना का उतना ही है। If there is a fall in foreign demand, if some country used to buy goods and services from us, something happened over there and they stop purchasing goods from us, Indian exports goes down, जबकि import उतना का उतना है, that leads to a deficit in the balance of payment, ठीक है। Second point क्या होगा आपका? Second point is I think appreciation of domestic currency, राइट, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। थर्ड पॉइंट या जो भी है, इन्फ्लेशन सेकंड पॉइंट होगा, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अप्रिसिएशन किसको बोलते हैं हम लोग? अगर एक डॉलर was is equal to 80 and now if $1 becomes is equal to 60 rupees, ध्यान से समझिएगा, एक्सचेंज रेट का नीचे आना, एक्सचेंज रेट का नीचे आना भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं राइज इन वैल्यू इज द कीवर्ड, ठीक है। राइज इन वैल्यू ऑफ रुपी या डोमेस्टिक करेंसी, जो भी आप बोलो, अच्छे से देख लो कीवर्ड। अप्रिसिएशन तब होता है व्हेन द एक्सचेंज रेट कम्स डाउन और देयर इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ रुपी, या इसको बहुत कोई ऐसे बोलेगा देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। इफ देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी तो भी वो हमारा अप्रिसिएशन ही हुआ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसी वे में आपको टीचर ज्यादा से ज्यादा घुमा सकता है, ठीक है। सो अगर अप्रिसिएशन हो गया, $1 80 से 60 हो गया, इंपोर्ट करना चीपर हो गया। नाउ वी कैन इंपोर्ट मोर बिकॉज वी हैव टू पे लेस रुपीज अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर्स, ऑटोमेटिकली इंडिया विल इंक्रीज देयर इंपोर्ट। उल्टा देयर इज अ लॉस इन एक्सपोर्ट, पहले कुछ बेचते तो 80 रुपए मिलता है $1 के बदले, अब हमें 60 मिलेगा, तो डॉलर को क्या करेगा? डिस्करेज, डॉलर बोल रहा है, एक्सपोर्ट को क्या करेगा? डिस्करेज करेगा, इंपोर्ट को एनकरेज करेगा, डेफिसिट बीओपी आ गया। सो अप्रिसिएशन लीड्स टू डेफिसिट बीओपी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तीसरा है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। अब देश में अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो कोई भी देश, कोई भी दूसरा देश इंडिया से क्यों गुड्स खरीदेगा? चाइना से खरीद लो जहां सस्ता मिल रहा है, और बाय इट फ्रॉम सम कंट्री व्हिच इज प्रोवाइडिंग एट अ चीपर रेट। व्हाट हैपेंस टू इंडिया देन? इंडियन एक्सपोर्ट्स गो डाउन। Rather, if there is a domestic inflation and things are expensive for us, why should we manufacture? We ourselves will import it from other country.
Like for example, during Diwali time, if we go for Indian lights, one Indian light का strand costs us around 160 rupees. एक लड़ी दिवाली के टाइम पे 160 से 180 रुपए आता है. एलपीजी का एग्जांपल ले लो. सर वेटेड फॉर योर लाइव यस्टरडे. एलपीजी का एग्जांपल ले लो. वी आर इंपोर्टिंग एलपीजी. खुद बनाएगा महंगा पड़ेगा यहाँ पे. उससे अच्छा इंपोर्ट करना सस्ता है तो इंपोर्ट कर लेता है ना. सिमिलरली दिवाली के टाइम पे लाइट अगर हम लोग खुद बनाएंगे महंगा पड़ रहा है तो चाइना से मंगा लो, वो लोग सस्ता में दे रहा है. सो इन दैट केस इन्फ्लेशन के टाइम पे दोनों ही एक्सपोर्ट भी गिरता है, इंपोर्ट भी बढ़ता है, एंड दैट लीड्स टू एडवर्स पीओपी. ठीक है. चौथा पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर. इफ देयर इज अ राइज इन पॉपुलेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो वो गुड्स जो हम लोग बाहर बेचते थे उसको पहले कम करके यहाँ डोमेस्टिक पीपल को तो फीड करना पड़ेगा ना, खिलाना पड़ेगा. सो व्हाट विल हैपन? एक्सपोर्ट्स विल कम डाउन. And if there is a shortage of that good in our country, we'll have to import it from the other country. दोनों ही केस में एक्सपोर्ट भी नीचे हुआ, इंपोर्ट भी ऊपर गया, एडवर्स बीओपी. ठीक है. व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? डिक्रीज इन सप्लाई. एनी नेचुरल कैलामिटी और अ डिजास्टर will lead to disruption of supply in the domestic economy. Crops ले लो. Supposedly Assam is the major exporter of tea to abroad. There is a cloud burst in Assam. What will happen? Tea plantations get destroyed. तो इस साल का हमारा एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो गया. ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? एक्सपोर्ट अगर अफेक्ट हो गया, एक्सपोर्ट नीचे गया, इंपोर्ट उतना का उतना है, या हो सकता है हमें इंपोर्ट करना पड़ जाए टी, बाकी कोई देश से जो उगा रहा होगा, टी प्लांटेशन कर रहा होगा. इन दैट केस आपका डेफिसिट आ जाएगा. ठीक है. आई थिंक 5 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ. बाकी आप खुद से रीड कर लेगा. डन. रेक्टिफिकेशन का बात करें. Now, how will this adverse BOP be rectified? Now, I have heard a lot of teachers are saying depreciation को as a point नहीं consider करना चाहिए. ठीक है. Because depreciation happens on its own and it is very difficult for depreciation to happen on its own. Like अगर appreciation हुआ भी है, appreciation का मतलब क्या हो गया? ये हो गया appreciation. तो जैसे ही हम लोग appreciation के बाद imports बढ़ाना शुरू करेगा, डिमांड राइज करेगा, तो मेरे ओपिनियन में तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होने से, शॉर्टेज होने से एक्सचेंज रेट फिर ऊपर जाएगा ना. बट देन टीचर्स आर सेइंग नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो वी विल नॉट कंसिडर डेप्रिसिएशन एज अ पॉइंट. सो बी इट. मत लिखिएगा. डेप्रिसिएशन की जगह आप डिवैल्यूएशन लिखो. डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन सेम चीज है. डेप्रिसिएशन हैपेंस ऑन इट्स ओन अंडर द मार्केट कंडीशन. डिवैल्यूएशन इज डेलिबरेटली डन बाय आरबीआई. कैसे? अकोमोडेट करके. अब आरबीआई को अगर डिस्करेज करना है इंडिया को इंपोर्ट करने से, तो वो अकोमोडेशन कैसे करेगा जरा बताओ. मार्केट में जितना भी डॉलर्स है या फॉरेन करेंसी है उसका क्या करेगा? कस्टडी बना के अपने पास रख लेगा. इन अदर वर्ड्स मार्केट से एक्सट्रैक्ट कर लेगा. इन अदर वर्ड्स रिजर्व्स बना लेगा. सो द मोमेंट रिजर्व बन गया, मार्केट में तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी. रेट क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब डॉलर विल स्टार्ट टू इंक्रीज अगेन फ्रॉम 60 to 80 and then maybe it can go up to 90 and 100 etc. What happens? Import becomes expensive and exports becomes profitable. क्योंकि इंपोर्ट अगर पहले 60 रुपए पड़ रहा था इंपोर्ट करने का, अब मेरे को 80 या 90 देना पड़ेगा, तो महंगा हो गया ना इंपोर्ट. उल्टा एक्सपोर्ट पहले करता 60 मिलता, अब मेरे को 80 या 90 मिलेगा एक्सपोर्ट करने में, तो प्रॉफिटेबल हो गया. तो हम एक्सपोर्ट को एनकरेज करेगा, इंपोर्ट को डिस्करेज करेगा टिल deficit is wiped out. That is devaluation. Is that clear everybody? Sir, structural deficit मतलब development expenditure में है ये. Structural deficit, structural I think infrastructure के लिए जो हम लोग बाहर से टेक्नोलॉजी वगैरह लेते हैं, वहां उसके लिए जो पैसा देते हैं उसकी वजह से बीओपी में जो डेफिसिट आता है उसको शायद स्ट्रक्चरल डेफिसिट बोला जाता है. आई एम नॉट वेरी sure about it. I'll have to have a look at it. I'm not God, so I cannot know each and everything. Obviously, I'll have to look. I think structural वही लग रहा है हमको. Structural deficit मतलब हो गया कि इंडिया को अगर डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है, तो ऑब्वियस सा बात है इंडिया doesn't have a lot of technology and everything. So we have to depend upon बाहर से. जैसे लाइक बुलेट ट्रेन इज टू लॉन्च फ्रॉम अहमदाबाद एंड मुंबई. तो कहाँ इंडिया थोड़ी बुलेट ट्रेन बनाएगा, इंडिया तो बाहर से ही खरीदेगा ना उसको. या अगर बात करें इंडियन कंपनी को ये करना है, क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट खरीदना है, तो हमारा कहाँ खुद का प्रोडक्शन है, बाहर से ही लेना पड़ेगा हमें, बोइंग या एयरबस से लेना पड़ेगा एयरक्राफ्ट वगैरह. सो कंट्री को डेवलप करने के लिए पैसा जो जा रहा है, आई थिंक दैट इज अ स्ट्रक्चरल डेफिसिट एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड बाय. ठीक है. बट यू कैन ऑलवेज लुक इट अप ऑन गूगल एंड फॉर योर ओन रेफरेंस. ठीक है. चले आगे बढ़े.
स्टार्ट करें? भुला दिया हमको क्वेश्चन पूछ के, क्या बता रहे थे? रेक्टिफिकेशन। कौन सा रेक्टिफिकेशन बताया? डिवैल्यूएशन बताया। नेक्स्ट क्या है? रेक्टिफिकेशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे किया जा सकता है? इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे, इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव प्रोवाइड करे ताकि वो लोग ज्यादा गुड्स मेक इन इंडिया यहाँ बनाए एंड बाहर बेचे भी। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इट इज एक्सपेक्टेड कि सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह को कम करे एंड जब रॉ मटेरियल इंडिया इंपोर्ट करे बाहर से उसके ऊपर थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए। हाँ, इंडिया अगर फाइनल गुड इंपोर्ट करे, मतलब वर्साचे, गुची, अरमानी ये सब आ रहे तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगाओ, लगाना ही चाहिए डिस्करेज करने के लिए। इंडियन गुड कौन खरीदेगा अदरवाइज? बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इंडिया इज इंपोर्टिंग समथिंग देन इन दैट केस देयर हैज टू बी अ रिलैक्सेशन, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है। इंपोर्ट कंट्रोल होना चाहिए, इंपोर्ट के ऊपर कोटा लगा दो। कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकता। या इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ्स बढ़ा दो, टैरिफ यानी टैक्सेशन इंक्रीज कर दो, इससे आपका इंपोर्ट कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। व्हाई डू वी नीड टू बाय कोलगेट and Pepsodent when we have Dabur, Himalayan, Patanjali in our economy? Let's promote domestic goods and not international goods. That is production of import substitute. Substitute all the foreign products which we are purchasing with the Indian made products. ठीक है। and anything else? I think इतना और काफी, this much rectification discuss कर लिया हमने। Let's proceed आगे। Yeah, you'll need to have patience. 5 chapters today we are completing, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। आई थिंक 8 बजे तक हमारी लाइव कंप्लीट हो जाएगी बाय 8। अगर आपको जाना है आप लोग निकल भी सकते हो उससे पहले। अगर बजट वगैरह हो गया यू कैन ऑलवेज गो। ठीक है। हाँ। क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? एक्सचेंज रेट ना, कॉन्सेप्ट ऑफ। सर 3 पॉइंट और है बुक में, आप खुद से रीड कर लीजिएगा। इतना कुछ आपको पढ़ा दिया है तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू हैंडल इट। No, if you have already made your notes, please do not waste your time. Just keep going through that notes. It's absolutely a wastage of time to remake your notes again and again. Yes, I will be taking up questions for eco as well, the way I did for commerce. By tomorrow I'll be finishing national income. उसके बाद हमारे पास जो 2-3 दिन बच रहा है, मैं आपको लंबे मैराथन लेके क्वेश्चंस ही कराऊंगा। ठीक है। But those questions, again I'm saying it, those questions will not be as good as sample paper का questions. You can't expect that. Everything cannot be provided for free. भाई दाल रोटी घर हमें भी चलाना है, तो थोड़ा सा पैसा तो चाहिए ना। ठीक है। No, I'm not being greedy. It's totally your call. अगर आपको लगता है कि हमारे questions जितना मैं कराऊंगा उससे हो जाएगा, your thing. If you want that, you want something extra, of course the tagline of ARYAN tutorial is the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. You want that little extra, just 500 rupees, 499. You can always go and subscribe to the question papers. ठीक है। 7 papers have been uploaded. 1 more will come, inclusive of last year का PYQ 2025 and 2025 का specimen. That's all. I think 10 papers से ज्यादा हमें डिस्कस करने की और जरूरत नहीं। ठीक है। चलें, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन। आई थिंक ये आप खुद से हैंडल नहीं कर लेगा। अच्छा मैं बता देता हूं क्या होता है। अप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन conceptually are the same. Conceptually are the same. If $1 is equal to 60 and $1 becomes 40, that is appreciation or revaluation. फर्क ये है, appreciation happens on its own. When does appreciation take place? Appreciation तब होता है when there is a surplus, BOP. Surplus BOP मतलब क्या हो गया? Export is greater than import. What is export associated with? Supply. What is import associated with? Demand for dollars. जब आप बेचेगा तो फॉरेन करेंसी अंदर आ रहा है ना, तो सप्लाई जनरेट हो रहा है, एंड इंपोर्ट करेगा तो आप डिमांड क्रिएट कर रहा है पेमेंट के लिए। सिंस सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, मार्केट मैकेनिज्म में किया ना, एक्सेस सप्लाई होगा तो एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा, मतलब 60 से 40, 30, 20 ऐसे हो जाएगा। दिस इज अप्रिसिएशन फॉर अस। अप्रिसिएशन होने के बाद डेप्रिसिएशन खुद ब खुद हो जाएगा। दैट इज व्हाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्यों खुद ब खुद हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही अप्रिसिएशन हो गया, इंपोर्ट बिकम्स चीपर, यू विल स्टार्ट इंपोर्टिंग। Export become less profitable, you will discourage export. Will it happen immediately? No, it will take time.
It will take time, but it will happen. You will start importing more and you will start discouraging exports. तो जैसे ही आप इंपोर्ट को बढ़ाएगा और एक्सपोर्ट को कम करेगा, इसके बाद अगर आप इंपोर्ट को बढ़ाना शुरू किया और एक्स को कम करना शुरू किया, तो क्या ज्यादा होने लग जाएगा? इंपोर्ट ज्यादा। मतलब यही सरप्लस हमें धीरे धीरे किस तरफ लेके चल जाएगा? डेफिसिट की तरफ। फिर जब डेफिसिट बीओपी आ जाएगा, डेफिसिट बीओपी से क्या जनरेट होगा? डेफिसिट बीओपी अगर होगा तो उससे क्या होगा? डेप्रीसिएशन। डेफिसिट बीओपी मतलब क्या हो गया आपका? एक्स इज लेस देन एम, x is associated with supply, m is associated with demand. The moment demand for dollar is more than supply, shortage of dollar, due to shortage what will happen? The rate of exchange will start going up, ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज भागेगा ऊपर तरफ। तो ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया? अगर $1.60 पे है तो वो कितना पे जाएगा? 80s पे जाएगा, फिर कितना पे जाएगा? 100 पे जाएगा। सो व्हाट विल हैपन पोस्ट दैट? उसके बाद क्या होगा? आफ्टर डेप्रीसिएशन क्या होगा? डेप्रीसिएशन के बाद ये ऑटोमेटिकली अप्रिसिएशन की तरफ लेके आएगा या सरप्लस की तरफ लेके आएगा। क्यों? इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, नो? पोस्ट डेप्रीसिएशन import become expensive, so you will discourage import, you will stop importing, and exports become profitable, you will start encouraging exports. तो क्या हो जाएगा? वापस x बढ़ना शुरू होगा, m होना कम हो जाएगा, and we will move towards surplus. But will it happen immediately? The answer is no. अगर आपको बोलता है कि if there is a deficit BOP, इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि हमारे डेफिसिट का सिचुएशन और वर्सन हो जाएगा। अगर तुम कल देख रहा था $1.60 है और आज सुबह उठ के देखता है $1 बिकम 65, तो हमारा इंपोर्ट बिल तो बड़ा हो गया ना कल से। तुमने सोचा था कल तुम कुछ गुड्स इंपोर्ट करेगा एंड डॉलर का रेट चल रहा था 60, तो तुम तो 60 के हिसाब से कॉस्ट जोड़ा सब कुछ। आज सुबह उठ के देख रहा है कि करेंसी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो गया, 65 हो गया, तो तुम्हारा तो इंपोर्ट बिल बढ़ गया ना। सो इमीडिएट इफेक्ट में इट वर्सन्स द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट, but long term में that same deficit is going to take us towards surplus. Long term, not immediately. Is that clear? Is that clear? सर अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो कितना आएगा भाई, मेरे को भी नहीं पता। May God bless your soul. No, I'm not saying rest in peace, I'm saying may God bless his soul. ठीक है, चलो आगे बढ़े। चले आगे बढ़े। हाँ, so appreciation and revaluation, depreciation, devaluation, the concept is same, just appreciation, depreciation happens on its own. Revaluation and devaluation is accommodating adjustments which is done by Reserve Bank of India, RBI करवाता है, ठीक है। Revaluation RBI कैसे करेगा? उसके पास जो रिजर्व्स है उसको मार्केट में पेनिट्रेट कर देगा ताकि सप्लाई इंक्रीज हो जाए। एंड डिवैल्यूएशन आरबीआई कैसे करेगा? मार्केट में जितना डॉलर्स है उसको खरीद के रिजर्व बना के रख लेगा। आई होप आई एम क्रिस्टल क्लियर विद दैट। तो आपको आई थिंक इससे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे सरप्लस डेफिसिट की तरफ लेके आएगा, कैसे डेफिसिट सरप्लस की तरफ लेके जाएगा। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर बीओपी एज वेल, ठीक है। या डॉट 7 बजे बीओपी इज डन। चलो थोड़ा सा लंबा ब्रेक दे, 5 मिनट का ब्रेक दे। 3 चैप्टर बैक टू बैक किया है, ठीक है। 5 minutes break. I think government budget will take just 15 minutes, not more than that. And fiscal policy might take 20 minutes. थोड़ा सा 20 मिनट जितना लगे, बड़ा है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर पार्ट भी है ना उसमें। So 5 minutes break. Go. Yeah, break. Talvinder is saying break. Sir, do you follow Punjabi music? No, I'm not a fan of Punjabi. I'm a fan of Garba, Gujarati music, and of course Bollywood. Arijit saying my heart breaks. He quit singing after giving so many masterpieces. One? Acha, 1 year more he'll be there. What, he announced or something? Maybe. I don't know. Time ही नहीं मिल रहा है. Sir, do you know Sidhu Moose? Of course I know. He passed away, no? I think Sidhu Moosewala 2 years back. Two years it has been. No more gossip. Please go. 5 minutes break. Go freshen yourself up. If you want to eat something, eat. मम्मी को बोलिए कॉफी वॉफी बना के देने। अभी आपका थोड़ा और मैं 40 मिनट दिमाग खाऊंगा, उसके बाद I'll take your leave. Then कल नेशनल इनकम तो मेरा मन कर रहा है मैं ना ही पढ़ाऊं।
मेरा मन कर रहा है मैं नेशनल इनकम ना ही पढ़ाऊँ। आई हैव ऑलरेडी टॉट इट वेरी नाइसली थ्रू माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आई मेरा इच्छा है कि मैं नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स कराऊँ अच्छे से एक बार, rather than once again going into the same concepts again and again. टेल मी जनता क्या बोलती है, क्या बोलती है पब्लिक? नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल या नेशनल इनकम का एक्सप्लेनेशन भी? आई थिंक ऑफलाइन स्टूडेंट तो मेरा न्यूमेरिकल ही बोलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस किड्स हु आर देयर। सर वो जस्ट मेथड्स करा देना ना। मैं कौन सा हिंदी है भगवान जाने। व्हेन आर वी स्टार्टिंग एमसीक्यूज फ्रॉम टुमारो? या मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम टुमारो इवनिंग लाइव वी विल स्टार्ट ऑफ विद एमसीक्यू, ठीक है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए? मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक इवनिंग पहले आके दूंगा, जस्ट वन इवनिंग बिफोर 22nd, और एट द मैक्स 21st को यू विल गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। I am not giving any important question apart from that. You will not study at all. That is against my ethics and principles as a teacher. I could have for views, but no, I will not. I won't means I won't. Disposable income ka numerical is not there in the syllabus, Vibhaji. So don't worry, no question is going to be framed or asked from disposable income numerical. Only the definitions and the understanding concept of disposable income is there in the syllabus. ठीक है? हर्षित says at least 2 to 3 days. No, 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 no 2 to 3 days. आप जाके किसी और का चैनल देख लीजिए. Most important question. Most important question. Do this and get 100 in eco, which is impossible. जस्ट आइए, हमारे थंबनेल पे क्लिक कीजिए, हमारा क्लिक रेट बढ़ाइए और हमारा रेवेन्यू बढ़ाइए। बाकी हम आपको देंगे कुछ भी नहीं। सर बुगाटी और फरारी, फरारी एनी डे, नो बुगाटी यार। चलो 5 minutes break now, go. Can you explain multiplier mechanism diagram? I already have in my explanation video. You can go and check that out there.
Now is my voice coming? तुम किया था क्या mute? Now is my voice audible? Now is my voice coming? हाँ. I was saying thank you so much, Indian, for your compliment. Indian 345. Thank you so much. Chat disconnected. 1 second. Sir, am I late? Physical education का एग्जाम था आज. थोड़ा सा you are late there. Just a little bit. You can always watch it at 2x speed. Want to go for government budget first or fiscal policy first? Government budget. सर कंप्यूटर साइंस कब पढ़ाओगे? हे भगवान, अगले जन्म, अगले जन्म मोहे कंप्यूटर टीचर पैदा कीजो. Not this life, not in this life at least. 27th को एग्जाम है. My best wishes, Thomas, to you. May you do well in computer exam, but not in this life. Tips तो दे दो. I have no tips because I did not have computer. I'm sorry. Determination of exchange rate is same thing as what we have done in market mechanism. Through the demand and supply, we determine the rate of exchange. So same thing, excess demand, excess supply. Not getting into it again. ठीक है. चलो, let's get going with government budget now. आ जाओ. We'll start off with budget. First thing first that you need to bear in mind is that budget is always prepared in advance. ठीक है. So whenever you are writing anything about budget, two keywords which needs to be featured, two keywords which need to be featured are anticipated and proposed. If you don't write this, please expect that your marks will be deducted. So whenever we are making budget, what is budget? Budget is a financial plan, or it's a financial statement which is to describe in detail, or which is to tell about government's two things. One is anticipated receipts, कहाँ से पैसा आएगा, anticipated receipts and proposed expenditure, सरकार कहाँ खर्चा करने का सोच रहा है. Where is government intending to spend and not where exactly government spends. ठीक है, that is your government budget. Now whenever we are making government budget, two kinds of budget are made. अच्छा, first of all, what are the types of budget? Two types of budget are there. Earlier it used to be a lot many types of budget. All thing has been scrapped and removed, and now we have only two types of budget: union budget and state budget. Where union budget is made for the central government as a whole. So it is a general budget of the entire economy, representation of financial statement of the entire economy as a whole. Budget of railway, budget of defense, budget of ISRO, you can say.
ठीक है, ये सारे आपके सेंट्रल बजट के अंदर में आते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेट बजट, सिंस इन इंडिया वी फॉलो फेडरलिज्म. नाउ व्हाट इज फेडरल सिस्टम? where we have distribution of power between state and central. We have different parties to rule different state, and then we have central पे अपना union government as a whole. So that is why power is divided. So every state is required to present their own respective budget to the government. That is state budget. Budget of West Bengal, budget of Tamil Nadu, budget of Delhi, budget of Gujarat, Maharashtra, etc. These are your state budget. ठीक है. Now moving to the kinds of, now types of budget is done. Components of budget. Components of GB, government budget. Government budget में दो main budget हम लोग बनाएंगे. One is your revenue budget. One is your revenue budget and other is your capital budget. ठीक है, revenue budget and capital budget. Remember that all the transactions which do not create any implication on assets or liability, जो long term implication नहीं लेके आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, उसको हम लोग revenue budget बोलेगा. But on the other hand, all those transactions which will bring about a change in the assets and liabilities of the government, they will form a part of capital budget. ठीक है, वो आपका कैपिटल बजट के अंदर आ जाएगा. रेवेन्यू बजट में भी दो मेन टाइप के ट्रांजैक्शन दिखाया जाएगा, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल बजट में आएगा कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. What are revenue receipts? The day-to-day income which government is earning from different sources are your revenue receipts. And day-to-day expenses which the government is doing on their own maintenance, on the functioning of the economy, and for I think यही दो है, maintenance and functioning of the economy, administration, and for the administration of the government जो खर्चा हो रहा है वो आपका revenue expenditure का part है. ठीक है. So revenue budget के transaction, be it revenue receipts or revenue expenditure, they are recurring in nature. They are recurring in nature. And along with revenue receipts, there is a keyword which is attached regarded as irredeemable. Revenue receipts are those receipts which are irredeemable. Irredeemable का मतलब क्या होता है? Redeem करने का मतलब क्या होता है? Repayment. And revenue receipts are those receipts which are not to be repaid on the part of government. Taxation revenue. टैक्स से जो भी पैसा आएगा, देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, सरकार को उसको चुकाने का दरकार नहीं है. ठीक है. एंड डे टू डे एक्सपेंसेस. कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिस्कस किया. कैपिटल रिसीट में क्या आ सकता है? लोन्स ऑफ ऑल काइंड, बोरोइंग्स ऑफ ऑल काइंड, या तो फिर सरकार क्या कर रहा है? डिसइन्वेस्ट कर दे रहा है अपना पैसा को. लोन अगर लेगा तो अकाउंटिंग लॉजिक में लायबिलिटी इंक्रीज होगा, डिसइन्वेस्ट करेगा तो एसेट्स रिड्यूस हो जाएगा. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? एक तो हो जाएगा आपका रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन हो जाएगा. एंड दूसरा क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग. तो अगर लोन को रीपे करेगा तो लायबिलिटी विल कम डाउन, एंड इन्वेस्ट करेगा तो एसेट्स विल गो अप. So that is how you explain capital receipt and capital expenditure. Capital receipts are those receipts which brings an increase in the financial liability of the government and reduction in the financial assets of the government. And capital expenditure are those expenditure which brings about a reduction in the financial liability of the government and an increase in the financial assets. Am I crystal clear up till here? Am I crystal clear up till here? Shall we proceed? इसके बाद क्या है आपका? बैलेंस वर्सेस सरप्लस वर्सेस डेफिसिट बजट, यही है. देन टाइप्स ऑफ डेफिसिट है ना खाली. चले आगे बढ़े. नाउ what could happen with government budget? Now either the budget, या और भी कुछ है? any other topic apart from that? Differences I think kids will be able to handle. If you have to write a difference between revenue receipt and capital receipt, or a revenue expenditure and a capital expenditure, you can give meaning, you can give component, and you can give example. So you can do that on your own. If there is a difference which comes again between revenue budget and capital budget, I think kids will be able to handle it. So I'm not getting into that. ठीक है. Now talking about what can happen to a budget. A budget can undergo three situations. Which one? Either budget can be positive, budget can be negative, or budget can be zero. क्या समझ आ रहा है इससे? पॉजिटिव मतलब या तो बजट इज सरप्लस पे, और बजट इज इन अ डेफिसिट, और बजट इज जीरो मतलब क्या हो गया? इट इज बैलेंस्ड, और इट इज इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है.
सरप्लस बजट is very good for the economy, होना ही चाहिए. Balanced भी to an extent is fine, but then balance is like a precautionary warning. You need to take measures and precautions to improve that. However, deficit is the one which poses a threat onto government and onto the economy as well. Economy का financial drain होना शुरू हो जाता है deficit budget होने से. And let me tell you that since 1947, just once in the parliament, India had presented a surplus budget. And apart from that, every year, India has been presenting a deficit budget with a serious implication. As you can see, that expenses बढ़ गए हैं, inflation high हो गया है, बहुत ज़्यादा financial drain होना start हो गया है. And government is targeting middle class people का pocket को. And salaried class as well, ठीक है, because they obviously they cannot evade taxation. चले आगे बढ़े. So what are the different kinds of deficit and what implication does it have onto our economy? Types of deficit. There are three kinds of deficit with different implication. Revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit. And primary deficit. Now, revenue deficit क्या है? मैं आपको थोड़ा सा और ईज आउट करने के लिए समझा दूं, वापस से यहां लिख के. बजट के अंदर मैं लूंगा आरबी रेवेन्यू बजट, एंड आई विल टेक सीबी कैपिटल बजट, then I will take revenue receipts, and then I will take revenue expenditure. I will take capital receipt and I will take capital expenditure. Now, only when the revenue component of a budget, गवर्नमेंट बजट का जो रेवेन्यू कंपोनेंट है उसमें अगर डेफिसिट आए, डेफिसिट कब आएगा? व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, वी से इट इज अ रेवेन्यू डेफिसिट. सपोजिडली your revenue expenditure is 100 crore on the part of government and government is earning only 80 crore. What is your revenue deficit? क्या हो जाएगा? Your revenue deficit RD will be RE, revenue expenditure minus revenue receipt, जो कितना हो गया आपका 100 minus 80, which comes down to 20 CR, 20 करोड़. ये हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट. इज दैट क्लियर? अब इसका इंप्लीकेशन का अगर बात करें, सबसे पहला इंप्लीकेशन डिस सेविंग्स. क्यों डिस सेविंग? इट शोज दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी देन व्हाट इट इज अर्निंग. So what is government going to do? Whatever past savings it had, it's going to withdraw that and finance its deficit. So it is this saving on the government part. सेकेंड इंप्लीकेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड इंप्लीकेशन होगा इन्फ्लेशन. कैसे इन्फ्लेशन आएगा? अगर ये 20 करोड़ का गैप है, मतलब इसको फाइनेंस करने के लिए सरकार कहां से 20 करोड़ उठाएगा? कैपिटल रिसीट से उठाएगा. अब 20 करोड़ का अगर आपने लोन ले लिया और पेनेट्रेट कर दिया इकोनॉमी के अंदर में विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स अगेंस्ट दैट, what is going to happen? Economy will get the purchasing power of that additional 20 crore. So economy will be willing to spend that 20 crore. Do we have goods and services worth that? No. So the existing goods and services का prices will start to increase. ये 20 crore तो बहुत छोटा अमाउंट है, बड़े अमाउंट पे सोचो क्या होगा. मैंने क्या सिखाया आपको? एक इकोनॉमी में उतना ही पैसा होना चाहिए जितना वर्थ का गुड्स एंड सर्विसेज है. तो सरकार जब जब बाहर से लोन वोन लेके अपना डेफिसिट को फाइनेंस करने का कोशिश करता है, या मान लो अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग भी करता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या करेगा? 20 करोड़ का नोट्स छाप के घुसा देगा इकोनॉमी के अंदर में ब्रिज करने के लिए. तो उससे क्या होगा? उससे परचेजिंग पावर तो आ गया लेकिन गुड्स तो नहीं है. ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग गुड्स विल स्टार्ट अंडरगोइंग अ हाइक इन प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन. थर्ड इंप्लीकेशन क्या है? डेट ट्रैप. क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने 20 करोड़ का कैपिटल रिसीट ले लिया, वो भी आप मान लीजिए कहां से? लोन से. इसके ऊपर क्या जुड़ेगा? इसके ऊपर जुड़ेगा इंटरेस्ट. तो ये फ्यूचर का किसको उठा देगा? इसको बढ़ा देगा. फ्यूचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अप इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट. सो ऑलरेडी फ्यूचर में तो पहले से ही डेफिसिट है. अगर आज डेफिसिट है तो फ्यूचर में तो और डेफिसिट आ गया, क्योंकि फ्यूचर का तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज हाई. And government, if does not take any step to improve its revenue receipt, then it is going to get trapped in this loop of
Borrowing, again interest burden carrying forward, again revenue expenditure is up, again future mein there is a revenue deficit, government will take a fresh borrowing, again the interest burden carried forward, and this loop continues, which leads to a debt trap. That is why those who are class 10 mein eco students, they had a question. India is known to be in a perpetual debt trap. How? When government is making a fresh loan to repay the old loan, that is a debt trap. Is that clear? This is your implication. समझ में आ गया? Now talking about fiscal deficit. Fiscal deficit, word fisc का मतलब क्या होता है? What is the meaning of word fisc? Fisc का मतलब हो गया treasure, गवर्नमेंट का ट्रेजर. एंड जब हम ट्रेजर का बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों टाइप का बजट आ गया, रेवेन्यू भी आ गया, कैपिटल भी आ गया. जब एंटायर बजटरी डेफिसिट है, एंटायर बजटरी डेफिसिट है, देन वी से देयर इज अ फिस्कल डेफिसिट. सो आप मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 100 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज आल्सो 100 करोड़. हाउ मच इज कैपिटल रिसीव? यू लीव इट फॉर द टाइम बीइंग. Why do I say you leave it? क्योंकि फॉर्मूला में आप देखिएगा लिखा हुआ excluding borrowing. I'll tell you something. Fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipt excluding borrowing. This is the formula that they have given in your Frank textbook as well. How much is your total expenditure? Total expenditure मतलब क्या हो गया? Revenue expenditure and capital expenditure को लेके. So what is your total expenditure? 200 crore. 100 plus 100, 200. And how much are you earning from day-to-day course of action? You are just earning 80 crore. ठीक है, 80 crore, which is your revenue receipt. Capital receipt में कितना लेता हूं? 0. कुछ नहीं, कुछ मत लो अभी. कितना आ गया फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज 120 करोड़. बेसिकली ये 120 करोड़ को फाइनेंस करना कहां से पड़ेगा? यहां से 120 करोड़ का कैपिटल रिसीट लेना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, मैथमेटिकली स्पीकिंग, या सीबीएसई में भी हम लोग सिखाते हैं क्योंकि सीबीएसई में न्यूमेरिकल आता है उनका. फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ इज कैपिटल रिसीट, दैट इटसेल्फ इज इक्वल टू बोरोइंग. जितना आपका फिस्कल डेफिसिट आएगा उतना ही आपको बोरो भी करना पड़ेगा, और वही आपका कैपिटल रिसीट का रिक्वायरमेंट भी है. अंडरस्टूड? समझ में आया? नहीं आया? ओवर हियर वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज नहीं आया. तुम तीसरा बार पढ़ा रहे, नहीं आया, मार देंगे. तुम रोजमर्रा कमा रही हो 80 करोड़ का, तुम सरकार चला रही हो, तुम्हारा डे टू डे खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन का 100 करोड़ है, एंड तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लेके वगैरह वगैरह या जो भी रीपेमेंट करना है, लोन वोन लाइबिलिटी लेके 100 करोड़ है. 200 करोड़ का खर्चा करना है तुमको, अपना सैलरी वैलरी देना है लोग को, एट द सेम टाइम तुमको डेवलपमेंट पे भी 100 करना है. तुम कमा सिर्फ 80 रही हो, तुम फाइनेंस तो करोगी ना? कहाँ से फाइनेंस करोगी? लोन लेके करोगी. वही तो तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट हो गया, वही तो डेफिसिट का अमाउंट हुआ जितना मेरे को लोन लेना पड़ जाएगा. सो 120 यहाँ से हम फाइनेंस करेगा, 120 यहाँ से फाइनेंस करेगा, कैपिटल रिसीट से करेगा. सो इन अदर वर्ड्स, जो फिस्कल डेफिसिट हुआ that itself is equal to capital receipt, that itself is equal to borrowing. Is that clear now? Understood? ठीक है. सो इसका भी implication is same as revenue deficit. पहला implication क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन. 120 करोड़ लिया, इकोनॉमी में घुसा दिया, या 120 करोड़ का डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दिया, प्रिंट करके डाल दिया, एग्जिस्टिंग गुड्स का प्राइसेस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि परचेसिंग पावर तो आप दे रहे हैं इकोनॉमी को हाथ में. क्लियर? सेकेंड इज आपका डेट ट्रैप, अगेन अप्लाइज ओवर हियर. 120 करोड़ का अगर इस साल फिस्कल डेफिसिट है, मतलब 120 करोड़ का आपने लोन लिया, इसके ऊपर क्या जोड़ेगा? इंटरेस्ट जोड़ेगा. मतलब वो अगला साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाई कर दिया है, रेवेन्यू में डेफिसिट आ गया, तो मतलब ओवरऑल फिस्कल में डेफिसिट आएगा, फिर फिस्कल में डेफिसिट आएगा, फिर बोरोइंग करेगा अगला साल, फिर उसका इंटरेस्ट आगे जुड़ जाएगा, एंड दिस लूप कंटिन्यूस, एंड दैट लीड्स टू डेट ट्रैप. थर्ड implication is wasteful expenditure. This entire picture is presenting wasteful expenditure. अगर सरकार का 100 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, भाई कट डाउन करिए. सरकार जैसे क्या करता है? फ्री में सब्सिडी दे रहा है, पेंशन दे रहा है, फ्री स्कूलिंग दे रहा है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है. भाई इतना फ्री बांटने का क्या जरूरत है अपने एम्प्लॉइज को? जब प्राइवेट सेक्टर वाले नौकरी करके सैलरी कमा के अपना घर चला रहे हैं, so can government officials do. Why government has to finance everything for the government employees? It needs to cut down on the wasteful and unnecessary expenditure.
So third implication is it indicates unnecessary expenditure of the government. And what is the fourth implication? I forgot. Wasteful हो गया, इन्फ्लेशन बोल दिया, डेट ट्रैप बोल दिया, हाँ, टोटल रिसोर्स गैप. बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग टोटल रिसोर्स गैप. क्या प्राइमरी डेफिसिट से नहीं बोल दिया है ना वो? Total resource gap, na, it represents the total resource gap of the government. Like it is showing how much government is living beyond it means. वही लिखा है ना, government living beyond it means. And future burden, yes, exactly, Mr. Thapa, Samar Thapa, very good. Future burden, future generation के ऊपर burden. क्योंकि सरकार के पास अगर फंड का शॉर्टेज है, कहीं से तो ब्रिज अप करेगा. कहां से करेगा? फ्यूचर जनरेशन के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बढ़ा के ब्रिज करेगा. सो सरकार ने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट बर्डन कौन झेलेगा? हम लोग झेलेगा फ्यूचर में. वो लोग तो बुढ़ा लोग चल जाएगा, चुकाना हमें पड़ेगा बाकी देशों को पैसा. ठीक है, गॉट इट. सॉरी टू से दैट चैनल पे स्ट्राइक नहीं आ जाएगा ना? माय बैड. नो नो, इंडियन गवर्नमेंट इज गुड. भारत माता की जय. चलो, जोक्स अपार्ट. And moving next, last type of deficit is primary deficit. What is primary deficit to indicate? Basically, if you go by the formula, primary deficit tells us the difference between the fiscal deficit and the interest payment on past obligation. What is the meaning of obligation? अब आधा लोग पूछेगा obligation क्या होता है? Loans, liabilities. ठीक है, पास्ट लोन के ऊपर. अब 120 करोड़ का इस साल फिस्कल डेफिसिट है. पता चला जब इसको बाइफरकेशन किया ना, इसका जब बाइफरकेशन किया, बाइफरकेशन मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग तोड़ा पीटी किया तो उसमें से पता चला कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा. यहां दिखाएगा इंटरेस्ट. इस 100 करोड़ में से बाइफरकेशन जब हुआ तो पता चला कि 80 करोड़ जो है वो तो इंटरेस्ट जा रहा है. 20 करोड़ इज योर डे टू डे एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन का डे टू डे. ठीक है, तो अगर इस साल मेरा फिस्कल डेफिसिट 120 करोड़ है, 120 सीआर है, इंटरेस्ट में कितना चुका रहा हूं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बाइफरकेशन करके पता चला 80, बचा कितना? 20. मतलब मान लीजिए अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं चुकाना होता मेरे को, यानी मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 80 करोड़ का इंटरेस्ट नहीं होता, तो इस साल हम कितना का बोरोइंग कर रहे होते हैं? सिर्फ 40 करोड़ का बोरोइंग कर रहे होते हैं. 40 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट आता. इट इज बिकॉज उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 80 crore is the interest burden of the past loan. That is why I'm making a borrowing of 120 crore this year. Otherwise, I would have just borrowed 40 crore. क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन अगर नहीं होता और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए सिर्फ 20 करोड़ होता, तो यहां से कितना चला जाता? 80 चला जाता ना, तो बचता कितना? 40. So primary deficit is supposed to show that government is actually borrowing how much other than the interest payment. Primary deficit is to show government is borrowing how much than the interest payment. So it is to show real position of the government, actual real position of the government. And with this, we complete our budget as well. Done. Want to go ahead with fiscal or no? I am exhausted. 4 chapter पढ़ा के, or you want to do it tomorrow? आज करेगा कि कल ही करेगा? आज ही खत्म करते हैं. Kids over here are saying आज ही. Mr. Thapa is saying inflation तुम कब जाओगे? अदिति तुम कब जाओगे? Is what I've heard. Inflation नहीं सुना. आज करेंगे सर जी. चलिए ठीक है. Mr. Chanchalani is saying Ashish Chanchalani. What inspired you to keep this name of yours? Sir spoke all the English I learned in my entire life in one lecture. Why, Mr. Chanchalani? आप सारा जीवन हिंदी में वार्तालाप किए हैं. Chanchalani would be, my goodness, वार्तालाप, ऐसा हिंदी तो हमें भी नहीं आता. What is the meaning of simping? I don't know. I have no idea.
सर थोड़ा ऑफ टॉपिक है बट मैं अपनी क्रश को आपका चैनल रेकमेंड किया था एंड शी स्टार्टेड सिंपिंग आई नो इट्स समथिंग जेनजी वर्ड बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट नो आई डोंट वांट टू नो इट राइट नाउ कीप इट टू योरसेल्फ हम बाद में सुनेगा I don't know. My goodness, somebody has written that Hindi word. I understood. Chalo, hurry up, go take your break, 2 minutes break, and then we'll start with fiscal policy. सर आप CFQ सॉल्व करवाओगे ना बाद में? यस आई विल ठीक है 2 minutes ब्रेक ठीक है चलो कर ही लेते स्टार्ट जल्दी में चले let's get going with fiscal policy now. Sergi is back. Yes. Chale, let's start. Sir, chaliए. चलो. Fiscal policy now I'm not writing. You just listen to it. आपको आधा से ज़्यादा चीज़ सुन के ही समझ में आ जाएगा ठीक है?
सर पेप्सी और कोको कोला नीदर. Sir, like ChatGPT gave me 6 in answer, so can I write that same answer? My goodness, this generation. Are you sure? Will ChatGPT correct your paper? Get it evaluated by a teacher at least. सर फिस्कल पॉलिसी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, लाइव से काम बन जाए. आई होप सो. आई होप सो. अगर लगे ना बने तो जाके देख लीजिए. 2x स्पीड में सुन लीजिएगा, दैट्स इनफ. सर आपका स्किन केयर रूटीन बता दीजिए. बहुत लंबा प्रोसेस है, नहीं हो पाएगा. नो स्किन केयर रूटीन. बीइंग अ गाय देयर इज नो स्किन केयर रूटीन. ठीक है. चलो, दिस इज नेचुरल, इनहेरिटेड. चलिए, फिस्कल पॉलिसी. Jokes apart, now please get a little serious. As I had said, what is the meaning of fisc? Fisc means government treasure, right? Government's treasure. So under the chapter fiscal policy, basically we deal with, under fiscal policy we basically deal with the finance of the government, like how government makes income, where is all government spends their income, and in case if the government's expenditure is in excess of its income revenue, it also has to take borrowing, take a public debt. So that is what this chapter deals with. Fiscal policy has three instruments in total, that is public revenue, public expenditure, and public debt. Public revenue means income of the government from all the sources, be it tax source or non-tax source, that is public revenue. Public expenditure is all the monetary expenses of the government, which is, what is that keyword? I forgot. Expenditure, expenses of the government, which is defrayed. Defrayed is the keyword which is given in your textbook. Defrayed means which is spent for the common interest of all. Common interest means for the communal benefit. Government कभी भी अपना पर्सनल के लिए खर्चा नहीं करता है. हमारे इंडियन किताब में ऐसा लिखा है. सच्चाई तो आप भी जानते हैं, ठीक है. ऐसा बोला जाता है, सरकार सबका साथ सबका विकास, सरकार सबका भला करता है. So we'll go by bookish definition. So government spends for the communal benefit without any special benefits conferred. Conferred means claim. The live stream got disrupted. चल रहा है क्या वहां पे? Public debt, basically loans of the government from either within the country or abroad, that is public debt. I hope definitions are clear. Definitions will not be tested upon in your board examination. Congratulations, you just wasted your 2 minutes. Now going ahead, type sources of public revenue, tax revenue and non-tax revenue. Types of taxes may we have direct tax and indirect tax. Before we get into the meaning of direct and indirect tax, there are two key terms which you need to be well versed with. First is impact of tax and incidence of tax. Impact of tax is basically the tax burden which is borne by the person on whom it is imposed. जिसके ऊपर टैक्स लगाया सरकार ने, मतलब सरकार इज लाइक शनिदेव, जिसके ऊपर कुदृष्टि पड़ी उसकी 7.5 शुरू. सो इट इज लाइक गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर नजर लगाया, जो भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर में आएगा उसको टैक्स देना है. दैट इज इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन. Incidence of taxation is basically the ultimate pay. Ultimately, who pays it to the government is incidence of taxation. So direct taxes are those taxes. The burden has to be borne by the same person on whom it is levied is the keyword. Please use the keyword levied with taxes or imposed with taxes. ठीक है. Put मत बोल के आइएगा. Taxes are put मत बोलिएगा. Taxes are levied or taxes are imposed. ठीक है. On the other hand, indirect taxes are those taxes the burden of which can be shifted or passed on to the other person. Like सरकार ने प्रोड्यूसर के ऊपर अगर टैक्स लगाया तो वो कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन हो सकता है. So impact is producer but incidence is the consumer.
इज दैट क्लियर? अप टिल हियर सबको समझ में आ गया? डिफरेंसेस आएगा तो आप खुद से हैंडल कर लीजिएगा. एग्जांपल्स आर इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया. ऑल दीज आर योर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका जीएसटी आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटीज आ गया, और क्या हो जाएगा, और कुछ सर्विस टैक्स आ गया. ऑल दीज आर योर एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. इज दैट क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट वन. और क्या है यहाँ से? और तो कुछ नहीं है. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आर नॉट देयर इन द सिलेबस, सो डोंट यूज योर ब्रेन in that. ठीक है, just don't use your brain, let it be. Moving ahead, tax structure in India. India में हम लोग not India, tax structure in general, four kind of tax structure: progressive, proportional, regressive, digressive. Progressive taxation are basically followed by the developed countries, USA, UK. They follow progressive structure. Keywords क्या याद रखना है? Tax rate and tax base. Base is income. Do not write income. Write tax base. So progressive is a kind of tax in which the rate of taxation increases with the rise in tax base. Is that clear? On the other hand, proportional is a kind of tax which follows a uniform tax structure irrespective of टैक्स बेस. मतलब इनकम अगर बढ़े या घटे, आपका रेट ऑफ टैक्सेशन एकदम फिक्स्ड रहेगा. प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर ऐसे तो कोई फॉलो नहीं करता है, बट आप दुबई के लिए फिर भी बोल सकते हो दैट काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट टैक्स है, जहां पे ऑलमोस्ट हर कमोडिटी पे जस्ट 5% वैट है. हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स का उनका अलग हिसाब किताब है, बट देन इनडायरेक्ट में उनका प्रोपोर्शनल है. दे जस्ट हैव 5% वैट. On the other hand, in India, we have tax slabs of 0%, 5%, then we have, I think, 12% है, then 18 है, and then 28% भी है, and 52% भी है, depending upon luxury वगैरह अगर आप लेते हो तो. ठीक है. Coming to next, regressive tax structure. इसका realistic picture है ही नहीं. There is no tax as regressive. Regressive होता है कि the more you earn is the less tax you pay. In other words, with the rise in tax base, the rate of tax decreases. Does not happen, but yet it exists. How it exists? It exists in terms of tax burden. कैसे tax burden? इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर आप पकड़ लो, मान लीजिए 18% जीएसटी है. मेरा इनकम अगर 1,00,000 रुपए है, आपका इनकम अगर 10,000 रुपए है पर मंथ, एंड हम दोनों को एक कमोडिटी लेना है जिसके ऊपर 18% जीएसटी देना है. बर्डन ऑफ टैक्स ज्यादा कौन फील करेगा? द पर्सन हु इज अर्निंग 10,000 रुपीज देन अ पर्सन हु इज अर्निंग 1,00,000 रुपीज. So in other words, the poor people, they feel the burden of tax, especially of indirect taxes on commodity, zyada, more than that of rich person. They feel it less. That is why when your income increases, for you the burden of tax goes on decreasing, and that is how indirect taxes become regressive in nature. कि आप 10,000 के सैलरी में अगर 18% जीएसटी देते थे कोई प्रोडक्ट के ऊपर, आपको ज्यादा बर्डन फील होता था. With 1 lakh salary or 2 lakh salary or 10 lakh rupees salary per month, आपको 18% जीएसटी ज्यादा फील नहीं होगा. Is that clear? Got it? And then in India, we follow a digressive tax structure. Digressive is a mix of both progressive and proportional. Where in India, the income tax rates are progressive up till 30%. We have the tax slabs of 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, and then it is flat 30%. 30% के beyond आपका और progression नहीं होता है. So it is initially progressive and then it is proportional. India follows digressive system. Is that clear? What else do we have apart from that? पब्लिक एक्सपेंडिचर. देखिए, मैं इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं. मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर चाहे प्रोडक्शन में खर्चा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्चा हो, और क्या क्या है, चाहे वेलफेयर के लिए खर्चा हो, चाहे हेल्थ एजुकेशन पे खर्चा हो, एवरीथिंग इन द एंड दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. If government is undertaking expenditure on economic infrastructure, रोड बना रहा है, रेलवे बना रहा है, टेलीकॉम इंडस्ट्री को इंप्रूव कर रहा है, क्यों कर रहा है? फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एफडीआई को लाने के लिए देश के अंदर में, ताकि देश का विकास हो सके.
Ultimately, everything is aligned with your development of the economy. Agar government is spending, giving subsidies to poor people, why is it doing so? To bridge that income inequality ka gap, so that development ka benefits can percolate down to both rich and poor. That is why government is giving subsidies and a lot of concessions and financial help to poor people. If government is spending on education and health, who is it doing for? To improve the health infrastructure of the economy, so that we have sound and healthy workers which can contribute more to the production, thereby adding more to GDP and more to the growth and development of the country. So everything is aligned with the growth and development of the country. So आप जो भी पढ़ेगा लास्ट में एक लाइन शेप के आ जाना, it will lead to development of the economy. ठीक है, वहां पे जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है आपका इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट देखिएगा. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला एक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. हाउ इज पब्लिक एक्सपेंडिचर यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी? उसके लिए पहले समझना है व्हाट इज इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी. वो आपने चैप्टर 12 थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी पढ़ लिया. इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ? या तो इन्फ्लेशन है या तो डिफ्लेशन है. एज पर कीनेशियन थ्योरी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इन्फ्लेशन? एग्रीगेट डिमांड is greater than aggregate supply. And what is the reason behind deflation in the economy? Aggregate demand is less than aggregate supply. So what is the adjustment or solution to that? अगर inflation है तो we need to bring down the aggregate demand. So aggregate demand में component क्या क्या है? C है, I है, G है. Government expenditure is also a major component. So during inflation, it is expected that government should curtail down its expenditure, reduce its expenditure to bring down the aggregate demand and combat inflation. And during deflation, that is when aggregate demand is less than aggregate supply, it is expected that government should increase its expenditure so that aggregate demand can be increased, and it will help to combat deflation. So keyword है government uses its expenditure as an anti-cyclical instrument. Very important keyword. Please use it in your exam. Anti-cyclical instrument. अगर आपको याद हो आपने जब क्लास 11 में बिजनेस साइकिल पढ़ा था तो कुछ इस टाइप का बिजनेस साइकिल किया होगा. दिस इज रिगार्डेड एज पीक और या इसी को ही इन्फ्लेशन बोलते हैं. ये हो गया आपका रिसेशन एंड ये हो गया आपका डिप्रेशन. ये दोनों ही किसका पार्ट है? डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड का, डिफ्लेशनरी गैप. एंड ये किसका पार्ट है? इन्फ्लेशनरी गैप. सो इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम पे या इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना है, and deflation के टाइम पे government expenditure is to be increased to combat the situation and bring about stability. Is that clear? Is that clear? Everybody understood? हो जाएगा आपसे. And moving to the last topic, which is public debt. As I said, public debt is the borrowing of all kind of the government from within and abroad. That is public debt. उसमें भी क्या आ रहा है? We just have the meaning of public debt and the debt redemption method. Redemption का मतलब क्या होता है? Repayment of loan. All the government debt has to be repaid back. All the government debt has to be repaid back. What are the methods of debt redemption? First is repudiation. Repudiation is refusal to pay the principal and the interest amount. That is repudiation of debt. ठीक है? When there is extreme economic crisis, government may repudiate the debt. It is considered very immoral. Government should not do that. सरकार गिर जाएगा अदरवाइज. ठीक है? पीपल विल सड़क पे उतर जाएंगे. पीपल विल कम ऑन टू द रोड्स and they will protest against the government and the government will collapse ultimately. So government doesn't do that. Second is refunding. Refunding is basically issuing new bonds to pay off the maturing bond. आज से 10 साल पहले गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए थे. 10 साल बाद उसका मैच्योरिटी डेट आ गया. गवर्नमेंट नीड्स टू रीपे दैट बैक. तो गवर्नमेंट के पास अगर आज पैसा नहीं है, व्हाट विल गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट विल इशू न्यू बॉन्ड्स टुडे एंड अपना जो डेट बर्डन है उसको पोस्टपोन कर देगा टिल फ्यूचर. Clear? That is refunding. Then comes your debt conversion. Government would have borrowed debt when the interest rate was very high. Today, the market interest rate is low.
So what should government do? Government should take a fresh loan and convert that high interest वाला लोन को चुका देना चाहिए एंड लो इंटरेस्ट डेट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. कुछ तो बचेगा उसमें. गवर्नमेंट ने लोन लिया था 9% इंटरेस्ट पर एनम पे, आज मार्केट रेट चल रहा है 7% इंटरेस्ट पर एनम. सो गवर्नमेंट क्या करेगा, 7% इंटरेस्ट पे आज लोन ले लेगा, 9% वाला को चुका देगा. इन दैट वे 2% तो बचेगा, कुछ तो बचेगा, दैट इज डेट कन्वर्जन. नेक्स्ट क्या है आपका, सिंकिंग फंड. आई थिंक सिंकिंग फंड क्या है, जो गवर्नमेंट बजट होता है उसमें हर साल गवर्नमेंट एक सेपरेट रिजर्व बना के रखता है, सेपरेट रिजर्व बना के रखता है ताकि ईयर ऑन ईयर वो अपना डेट को पे कर सके एंड उससे टैक्स बर्डन कम होते जाए. ठीक है, इसके अलावा क्या है, हाँ, बजटरी सरप्लस इज अ ड्रीम फॉर इंडिया. इंडिपेंडेंस के बाद से एक साल तो खाली सरप्लस बजट प्रेजेंट किया. अगर कभी जीवन में सरप्लस बजट आया तो, अगर कभी सरप्लस बजट आया तो उस सरप्लस बजट को यूज किया जा सकता है टू पे ऑफ दी लोन लायबिलिटी, ऑब्लिगेशंस ऑफ लोन. ठीक है, एंड इसके अलावा और क्या है, टर्मिनल एनुइटीज. जैसे इजी मंथली इंस्टॉलमेंट होता है वैसे ही कुछ इजी ईयरली इंस्टॉलमेंट भी होता है. इजी ईयरली इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ कि आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना इंटरेस्ट देना है उसको, कितना ईयर्स में यू वांट टू रीपे दैट बैक, यू जस्ट डिवाइड इट and you will get your annual installment and you can pay it annually and reduce your debt burden year on year. ठीक है, then there is capital levy. Capital levy is basically taxing your future generation. फ्यूचर जनरेशन के ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दो, उनसे पैसा एक्सट्रैक्ट करके आप अपना डेट बर्डन को चुकाओ. देखिए, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? टू मोर. व्हाट टू मोर? Export surplus. That is also a dream for India. If someday we will have surplus in our export, that is surplus BOP होगा, तो उस एक्स्ट्रा फॉरेन रिजर्व को यूज कर पाएगा हम लोग डेट को चुकाने के लिए. एंड इसके अलावा स्टेचुटरी रिडक्शन. स्टेचुटरी रिडक्शन इज दैट सरकार आके बोल दिया, सुनो भाई, मार ले, काट ले, पीट ले, जो करना है कर ले, मेरे पास पैसा नहीं है. मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं LIC के ऊपर 8% दूंगा, आजा तू मार ले मेरे को, मैं तेरे को 3% से ज्यादा दे नहीं सकता, मेरे पास पैसा ही नहीं है. That is statutory reduction. When government is forcing that I will pay less interest than what I had promised, that is a statutory reduction. Is that completed? Khatam, over, done? Anything else? And with this, we complete 5 chapters in total. Are you tired, sir? A little bit, but no. As I said, eco is my favorite subject. Deficit financing already इतना बार समझा दिया. It is printing of new currency. Deficit financing is basically bridging your deficit, that is excess of expenditure over receipt, through creation of new money. ठीक है, सर सुनो ना, सर सुनो ना बोल रहे या सुअर सुनो ना बोल रहा है? स्पेलिंग एरर हो गया है गलती से. सर एल्विश यादव और लक्ष्य चौधरी दोनों को ही नहीं जानते हैं, बट मीम्स में सुने हैं. एल्विश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? आई डोंट नो हु दिस गाय इज. थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम डियर. आई होप माय वीडियो वाज ऑफ हेल्प. मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर जाना, अपने जूनियर्स को आर्यन ट्यूटोरियल के बारे में बोल के जाना. आपने तो गेट कीप कर लिया इस साल, अगला साल मत करिएगा प्लीज. लेट योर जूनियर्स नो. We are going to come out with a full year course as well. Obviously, when one-on-one we teach, there is a different sort of aura. जो बोलते हैं ना हम लोग, aura set कर देते हैं जब पढ़ाते हैं. So do let them know that last minute study is of no help. Give your genuine feedback to your juniors. Tell them to start studying from the beginning and let them know that Aryan sir is there. I will take care of their economics, commerce and English. That's my assurance. Quality will never be compromised. That's my promise. ठीक है. सर आशीष चंचलानी और भुवन मैम. आशीष चंचलानी एनी डे. चलो सर CUET का इको पढ़ाइए ना, आपके सिवा किसी और से समझना है. मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. खुद से कर लीजिएगा आप. और मेरे बस का नहीं है. Once you have studied economics from me, I don't think so you will be needing any other coaching. Once you read, you'll be able to do it. Trust me on that. My students over here, they do not go for any coaching for CUET. They handle it on their own.
चलो, नो मोर ऑफ गॉसिप्स, बाय बाय, टेक केयर। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी पतला सा बुक है, आपको पढ़ना है। क्लास 11 में ऑलरेडी आपने किया है, जस्ट 1 सेकंड, डोंट डू इट। जस्ट आपने 11 में किया है, गो थ्रू इट एंड यू आर गुड टू गो। यू डोंट नीड एनी हेल्प फॉर दैट। आईएससी का स्टूडेंट है आप, आईएससी का बच्चा है, आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाना पड़ेगा। सबसे अच्छा कहानी तो आप ही लोग लिखते हैं। एक सीबीएसई का बच्चा जो चीज 2 लाइन में लिखेगा उसको आप 20 लाइन में लिख सकते हैं घुमा फिरा के। So take advantage of that. You're from ISC background. Bye 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 guys. Momo or fafda? Fafda any day. Chalo, bye bye.